बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने ना एंडोक्राइनोलॉजी के हाई यील्ड पॉइंट्स किए थे पहले, ठीक है। तो वो मैंने आप लोगों को फर्स्ट ईयर से ही मैक्सिमम टॉपिक्स कवर कराए थे। वाइट बोर्ड पे हम लेक्चर लिया था मैंने। आप लोग में से किस किस ने वो लेक्चर लिया था? एनीवन मुझे बताएं। आप लोगों में से किसी ने वो लेक्चर लिया था? ये सब आज न्यू वाले हैं, क्योंकि फिर ही आपको अंदाजा होगा कि अब मैंने जो है ना इसके उस लेक्चर से के साथ ही ये एंडो के पॉइंट्स करा देने हैं, ठीक है। ताकि इससे क्या हो कि ना आप लोग साथ साथ उसका रेफरेंस में देती जाऊंगी कि मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब हम ऑब्वियसली सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस नहीं कर सकते एक से सवा एक घंटे का लेक्चर जो होता है। तो जो है ना मैक्सिमम इम्पोर्टेंट चीज़ें इसकी देखेंगे, इंशाल्लाह आपको ना इसका करना आसान हो जाएगा। हाँ, जो भी एफसीपीएस दे रहे हैं वो रफी पॉइंट्स को बिल्कुल भी स्किप ना करें। एक एक वर्ड आपने करना है, ठीक है। इनका एक एक वर्ड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो न्यू है आप ना लाजमी वो लेक्चर सुन लीजिएगा, ठीक है। जो एंडोक्राइनोलॉजी के हाई डील पॉइंट्स का लेक्चर था, यूट्यूब पे अवेलेबल है, हमारे प्रेप एक्सपर्ट का जो चैनल है उस पे। अब जो एंडोक्राइनोलॉजी के अब जो रफी पॉइंट्स हैं ये हम आगे स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सारे ही आप न्यू वाले हैं, ठीक है। तो जो है ना इसमें सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ हुआ है। अच्छा, इसमें आपको थोड़ा सा मेथड, अगर आप सब न्यू हैं, आप लोगों को ना थोड़ा मेथड नहीं का अंदाजा नहीं होगा, ठीक है। कि एंडोक्राइनोलॉजी के मतलब ओवरऑल भी इसमें कैसे इन्होंने दिया हुआ है कि ना मेथड क्या है इसका रफी के पॉइंट्स का। ये क्या करते हैं कि एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे है लाइपोजेनेसिस ग्लाइकोलिसिस इज अ फंक्शन ऑफ विच हार्मोन। मतलब एक एमसीक्यू पॉइंट पकड़ते हैं, ठीक है, जो बहुत बार रिपीट हो चुका है एमसीक्यू। उसको लेते हैं, फिर उसका टॉपिक जो है उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं, फिर वो जिस जिस तरह से करके रिपीट होके आया हुआ है वो सारे पॉइंट्स देते हैं, ठीक है। वो सारे पॉइंट्स फिर आगे मजीद मेंशन करते हैं उसके अंदर ही उसकी एग्जांपल्स। अब 79 पॉइंट जो है उसमें उन्होंने एक एमसीक्यू डिस्कस किया है कि लाइपोजेनेसिस और ग्लाइकोलिसिस किस हार्मोन का फंक्शन है, वो क्या है, इंसुलिन का फंक्शन है। उसमें फिर उन्होंने बता दिया कि अच्छा जो इस तरह से जो है ना हार्मोन फंक्शन से रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। तो उन्होंने पहले हार्मोन्स का एक टेबल दे दिया है कि उनके फंक्शंस क्या हैं, फिर नीचे फिर बता दिया कि किस किस तरह के एमसीक्यूज अब तक आ भी चुके हैं। अब जैसे ऑल अबाउट हार्मोन्स ये बताया है। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि इंसुलिन क्या करती है, ये ना एनाबोलिक हार्मोन है। आपको ना इसके बारे में ये बात पता हो, इंसुलिन इज एन एनाबोलिक हार्मोन। मैंने आप लोगों को जब पढ़ाई थी एंडो पढ़ाई तभी बताया था एनाबोलिक है, ठीक है। इससे क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फैट इन सब की सिंथेसिस करानी है, ठीक हो गया। एनाबॉलिक हार्मोन है, इसने ना इन सब की सिंथेसिस करानी है। फिर उसके अलावा हमारे पास आ जाता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन क्या कहते हैं, इसमें हमारे पास ये डायबिटोजेनिक भी होता है, जिसमें क्या होता है कि ग्लूकोज अपटेक जो है डायबिटोजेनिक है, ग्लूकोज के अपटेक को इन द सेल्स ये डिक्रीज करता है ग्रोथ हार्मोन। आपको पता हो ये हार्मोन्स के फंक्शंस ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ना मतलब इंपॉर्टेंट इसलिए कि आपका ना कॉन्सेप्ट बिल्ड इनसे होता है। अगर आप बेसिकली ना हर ये चार पांच जो हार्मोन्स इधर दिए हुए हैं ना इनका फंक्शन आपको आता हो ना, फिर इससे आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा कोई सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू है उसको पिक करना भी, ठीक है। अब इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, एडीएच, एल्डोस्टेरोन, थायराइड हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इनके फंक्शंस आपको बेसिकली बताओ। अब ग्रोथ हार्मोन ने क्या करना है, ग्लूकोज की अपटेक को कम करना है, डायबिटोज यानी कि मतलब ब्लड शुगर को बढ़ाना है, ब्लड शुगर बढ़ा मतलब कॉमन सेंस भी देखे ना कि डायबिटोज यानी कि ये ग्रोथ बढ़ा रहा है, ठीक है, बॉडी के अंदर। तो ये मतलब वे एक तरह से ग्रोथ करा रहा है। आप ना मतलब थोड़ा सा एक हिंट रख लें कि ग्रोथ हार्मोन ने क्या करनी, ग्रोथ करानी है आपको, हेल्दी कराना है, तो वो ब्लड में शुगर बढ़ाएगा, ठीक है। यही होता है ना कि डायबिटिक्स जो होते हैं, अगर ब्लड शुगर ज्यादा है तो क्या हो रहे हैं, ओबीज हो रहे हैं, मतलब हम इस चीज में कंसीडर करते हैं ना, हम सबसे पहले मीठा खाना छोड़ते हैं ना अगर वेट कम करना है। तो इसको थोड़ा सा माइंड में रखें कि इसने क्या करना है कि एक तो ग्लूकोज की अपटेक को कम करना है, दूसरी तरफ ये क्या कर रहा है, ग्लाइकोलिसिस करा रहा है, ठीक है, फैट्स की ब्रेक डाउन करा रहा है, और प्रोटीन की सिंथेसिस करा रहा है मसल के अंदर, ठीक है। इंसुलिन भी कराती है और यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन जो है ना ये भी प्रोटीन की सिंथेसिस करा रहा होता है इन द मसल, यानी कि लीन बॉडी मैस इंक्रीज करता है। हमने खुद ही बता दिया, यही बताया था ना, ग्रोथ नाम से भी चले, ग्रोथ हार्मोन है तो ग्रोथ बढ़ाएगा, लीन बॉडी मैस को इंक्रीज करेगा। फिर आ जाता है एडीएच, और एडीएच का फंक्शन तो बहुत दफा पूछते हैं, किन सेल्स पे एक्ट करता है किडनी के, ये आप लोगों को रीनर पता नहीं पढ़ा दिया हुआ है या नहीं।
रीनल आई थिंक डॉक्टर नुसरत ने पढ़ाना है, तो वो आप लोगों को डिटेल में बताएंगी एडीएच का। एडीएच का क्या होता है कि किस एडीएच किस पे एक्ट कर रहा है, एल्डोस्टेरोन, ठीक है, इनके प्रॉपर फंक्शन और डिटेल में ये पूरी एक डायग्राम है फर्स्ट एड में बहुत अच्छी बनी हुई है, वहाँ उससे अच्छा एक्सप्लेन हो जाएगा। प्रिंसिपल सेल्स इन द किडनी जो है उसके ऊपर एडीएच एक्ट करता है। फिर आ जाता है हमारे पास एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन भी प्रिंसिपल सेल्स पे एक्ट करता है, लेकिन साथ में ये इंटरकलेटेड सेल्स पे भी एक्ट करता है। जो हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट होती है ना, इनके पास दो सेल्स होते हैं, तीन तरह के सेल्स होते हैं, प्रिंसिपल सेल्स होते हैं, ठीक है, फिर इंटर अल्फा इंटरकलेटेड और बीटा इंटरकलेटेड, ठीक है। ओवरऑल क्लासेस दो हैं, प्रिंसिपल और इंटरकलेटेड। इंटरकलेटेड में फिर अल्फा और बीटा इंटरकलेटेड आ जाते हैं सेल्स। तो आपने ये देख लेना कि सोडियम की डीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और पोटेशियम एंड वाटर की एक्सक्रीशन कराता है। अक्सर एमसीक्यू आ जाता है कि ये क्या होता है, बॉडी में हाइपरकलीमिया को प्रिवेंट करता है। अगर ना एक पेशेंट है उसमें हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है ना, इसी तरह के सिनेरियोज होते हैं, ठीक है, आपने ये सी चीजें पिक करनी है। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म का पेशेंट है ना, तो आपने माइंड में खुद ही अज्यूम कर लेना है, मतलब इस चीज को मान लेना है कि उससे क्या होगा, हाइपोकलीमिया होगा, ठीक है, वो किस चीज में होगा, हाइपोकलीमिया में। इसी तरह से अगर एडिसन डिजीज है जिसमें ना सारे वो कम हो जाते हैं हार्मोन हमारे पास जो एड्रीनल ग्लैंड्स के हैं, तो क्या होगा कि एल्डोस्टेरोन कम है, हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म है, या मतलब उसको एडिसन डिजीज भी कहते हैं कि हार्मोन की डेफिशिएंसी हो रही है, तो उसमें क्या होगा, हाइपरकलीमिया होगा। तो इस तरह के आपको ना थोड़ा सा करना आता हो। फिर थायराइड हार्मोन है, थायराइड हार्मोन का मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को पैसे पढ़ाया था, उसकी सारे जो इसके फंक्शन है मैंने आपको कहा था करने है कि ब्रेन मैचुरेशन, बीटा सिलेक्शन, वो इतना सारा डिटेल में जो था ना, मैंने आप लोगों को चीजें बताई थी कि आपने ना फर्स्ट ईयर से इसके जो है ना डिटेल में पढ़ लेना है। मेन मेन उन्होंने क्या बताया हुआ है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लूकोज बना रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन से भी ग्लूकोज को तोड़ रहा है, खुद भी ग्लूकोज बनवा रहा है, ठीक है, और लाइपोलिसिस तो करा ही रहा है। ओवरऑल इफेक्ट इसका कैटाबोलिक है। अब आपने ये देखना है, इंसुलिन क्या थी, इंसुलिन एनाबोलिक थी, लेकिन हमारे पास थायराइड हार्मोन क्या होगा, ये कैटाबोलिक होगा, ठीक है। तो बॉडी की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए कहते हैं। बोन मेचुरेशन मैंने उसमें मेंशन है, सीएनएस की मेचुरेशन कराता है ब्रेन की, ठीक है, और पेरिनेटल पीरियड में, हमेशा नहीं, पेरिनेटल पीरियड में स्पेसिफिकली ये करा रहा होता है। और ये बात इंपॉर्टेंट है कि बोन मेचुरेशन कैसे करा रहा है, थायराइड हार्मोन, ये एमसीक्यू आ चुका है, ये एफसीपीएस का एमसीक्यू है। लास्ट आई थिंक जब पता नहीं लास्ट से लास्ट जब मैंने दिया था एफसीपीएस को, जब भी आई थिंक दो तीन पिछले से साल था, ठीक है, जो भी दो तीन पेपर्स पहले थे शायद है, तो उसमें क्या था कि कॉन्ड्रोसाइट्स ऑस्टियोसाइट्स को कन्वर्ट करता है, ये एमसीक्यू आया था, तो वो कौन सा करा रहा होता है, थायराइड हार्मोन, ठीक है। तो ये पास एमसीक्यू का पेपर है। मैंने ये सारा आ जाएगा, ठीक है। सिंपैथेटिक मैंने कहा ना, बीटा एनर्जी रिसेप्टर पे एगोनिस्ट होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, बीएमआर इंक्रीज कर रहा है, हार्ट रेट बढ़ा रहा है, ठीक है, हाई फुट फेलियर भी करा रहा है, ये सारा आ जाएगा। अच्छा, जिन्होंने अगस्त वाली आई थिंक अटेम्प्ट देनी है ना, तो उनका ये है कि आप लोगों के पास टाइम नहीं है, आप फर्स्ट एड अगर नहीं कर सकते, वैसे तो फर्स्ट एड के बगैर ना मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप एग्जाम दें, क्योंकि ऑलरेडी इतनी फी है और आप ना इमेच्योर अटेम्प्ट ना ही दें। लेकिन अगर आप लोग ना फिर भी मतलब मजबूरी है, आप लोग की ड्यूटीज हैं, आप नहीं कर पा रहे फर्स्ट एड, तो एटलीस्ट जो हाई यील्ड पॉइंट्स हमने पढ़ाए हैं और वो, और उसके साथ कंप्लीट रफी, रफी मतलब रट ले, ठीक है, ये कर लें। हाई यील्ड पॉइंट सुनने के बाद ना आपके लिए रफी करना वैसे भी आसान हो जाएगा। तो रफी अच्छे से रट लें और साथ में एसके करें। लेटेस्ट 2 एडिशन आपने करने हैं, हर स्पेशलिटी के करने हैं। जो की टू सक्सेस इन एफसीपीएस है वो पास्ट एमसीक्यूज ही हैं, लेकिन यही बात है ना, पास्ट एमसीक्यूज अंधाधुंध बंदा रट्टा नहीं मार सकता, जरा से स्टेटमेंट चेंज हुई आप बैठे होगे, आपके पिछले से बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे होने चाहिए। तो उसका आपके पास यही है कि आप ना रफी को बहुत अच्छे से समझ के पढ़ें। समझ के पढ़ने के लिए आपको हमने ऑलरेडी एक, मतलब कोई फीस भी नहीं है, फ्री प्लेटफॉर्म दिया हुआ है जिसमें हम आपको इंपॉर्टेंट हाई यील्ड टॉपिक्स को डिटेल में करा रहे हैं, ठीक है, उनसे पढ़ना है। तो उसके बाद आपने रफी को अच्छे से याद करना है और एसके को लाजमी करना है। एसके जो है ना वो कोई 10,000 एमसीक्यूज बन जाते हैं ऑलमोस्ट, अगर आप रिसेंट 2 स्पेशलिटीज के करें, रिसेंट 2 जो वॉल्यूम्स करें उसके हर स्पेशलिटी के। पता है क्या होता है, आते पास से, जो बच्चे कहते हैं ना पास से नहीं आएंगे, अगर मतलब आपका मेडिसिन का पेपर है, मेडिसिन से नहीं आए ना, तो वो सर्जरी के किसी पास एमसीक्यू से लाजमी होंगे वो, या वो किसी जो है ना ईएनटी या एनेस्थीसिया या इनके किसी पास एमसीक्यू से उठ के आए होंगे। बहुत थोड़े होते हैं, 20% तक होते हैं, 20-30% तक, जो कि ना 20% तक के जो एक्स्ट्रा आ जाते हैं, और वैसे भी पासिंग आपने 75 पे करना है। तो ये सब कुछ बताने का मकसद ये है कि पढ़ हर कोई लेता है,
तरीका पता होना चाहिए कि पढ़ना कैसे है, इसलिए मैंने दरमियान में वो लेक्चर को रोक के आप लोगों को एक बार फिर से बताया कि आपने कैसे पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, ये थायराइड हार्मोन का हो गया कि ग्लूकोन मतलब ये कैटाबोलिक इफेक्ट है, ग्लूकोज को बढ़ा रहा है लेकिन ना बाकी सारी चीजों को तोड़ रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या बात थी, कॉन्ड्रोसाइट्स को ओस्टियोसाइट्स में चेंज करता है थायरोक्सिन, ठीक है। और साथ में ना ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन करेगा, ठीक है, हीट प्रोडक्शन करा रहा होगा, ये सारा आ जाता है। फिर आ जाते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में हमारे पास क्या होता है कि ये ग्लूकोज के अपटेक को कम करते हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा हेपेटिक प्रोटीन कैटाबोलिज्म कराएंगे, ठीक है। हेपेटिक प्रोटीन एनाबोलिज्म एंड एक्स्ट्रा हेपेटिक प्रोटीन कैटाबोलिज्म, ये थोड़ा सा इसका, ये भी अब इसका यूनिक फैक्टर है, ठीक है। कॉर्टिसोल का, ये भी इसका एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कॉर्टिसोल क्या कर रहा है, लीवर के बाहर कैटाबोलिज्म कर रहा है प्रोटीन का कैटाबोलिज्म कर रहा है, उसे तोड़ रहा है, ठीक है, अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन करा रहा है। लेकिन इन द जो है ना लीवर में प्रोटीन्स बना रहा है, बनाने में हेल्प करा रहा है। स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है, बेसिकली स्ट्रेस में रिलीज हो रहा होता है ये। अब एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा। कौन सा हार्मोन है जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज कराता है, स्टोरेज मतलब वही सिंथेसिस है, ठीक है। तो वो आ जाएगा इंसुलिन, हम देख चुके हैं। कीटोजेनेसिस, कीटोलाइसिस करा रही होती है इंसुलिन, कीटोजेनेसिस। अब इससे देखें डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में ये होता है ना, कीटोन बॉडीज बन रही होती हैं। तो कीटोन बॉडीज कब बनेंगी, जब इंसुलिन नहीं होती, यानी कि डायबिटीज होता है। तो किस हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी, इंसुलिन की। हाँ, अब ये जो लाइपोलिसिस हमने पढ़ा ना, उसको इनहिबिट करता है, लाइपोलिसिस को इनहिबिट कर रहा है इंसुलिन। इनहिबिट करती है, कैसे करती है, ये सेंसिटिव लाइपेज, हीट सेंसिटिव लाइपेज जो है ना, इसको इनहिबिट करके। अब ये फर्स्ट एड के अंदर ना ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है। फर्स्ट एड में जो प्रोटीन इंसुलिन के फंक्शन है ना, उन्होंने ऐसे नहीं दिए हुए कि लाइपोलिसिस को कम कर रही है, फलां को बढ़ा रही है, उसमें ना उन्होंने सिंपली यही दिया हुआ है कि डिटेल में जरा बताया है इसके टेबल में कि जो है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज है ना, उसके ऊपर एक्ट करती है, उसको इनहिबिट करती है, जिसके नतीजे में क्या होता है, लाइपोलिसिस जो है वो फैट के अंदर इनहिबिट हो जाती है। तो यही मतलब डिफरेंस है इसका और फर्स्ट एड का, कि वहां पे डिटेल में चीज दी हुई है, तो आप लोगों के लिए आसान हो जाता है। अच्छा, इसके बाद ग्रोथ हार्मोन आ जाता है। ग्रोथ हार्मोन के बारे में भी ऐसे, इसमें ना एक और बात की है कि एंटीए पिट्यूटरी पे कौन सा हार्मोन है जो एक्ट करता है और ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को डिक्रीज करा देता है। वो हमारे पास आ जाता है सोमैटोस्टेटिन, ठीक है। स्मेटोस्टेटिन जो है उसका क्या काम है कि वो एंटी पिट्यूटरी, अच्छा ये स्मेटोस्टेटिन ऐसा हार्मोन है जो जीआईटी के फर्दर जितने भी हार्मोन्स है ना, उनकी सिक्रीशंस को कम कर रहा होता है। मतलब मोस्टली जो है ना हार्मोन्स की सिक्रीशन को कम कर रहा होता है। इसका स्मेटोस्टेटिन का नाम सुनते ही ना आपके माइंड में इनहिबिशन आ जानी चाहिए, ठीक है। कौन अगर कुछ भी कहते हैं ना कि कौन सा हार्मोन है जो अदर हार्मोन्स के सिक्रीशन को इनहिबिट कर रहा है, वो वन एंड ओनली स्मेटोस्टेटिन है, अनटिल प्रूवन अदरवाइज, ठीक है। कि कोई और स्पेशल कोई फीचर आ जाए तो कुछ और, अदरवाइज मेट्रोस्टेटिन की तरफ आप जाएंगे। फिर वही आ गए, इनहिबिट करता है पिट्यूटरी हार्मोन को, ठीक है, और स्पेशली ये ग्रोथ पिट्यूटरी के ग्रोथ हार्मोन को कर रहा है, अदरवाइज बाकी जीआईटी हार्मोन्स को इनहिबिट कर रहा है, ठीक हो गया। ये सारी स्मेटोस्टेटिन की बातें आ गई कि ये बीटा सेल्स पे एक्ट करता है, ठीक है, पैराक्राइन एक्शन, एक्ट ऑन बीटा सेल्स। और बीटा सेल से आ रहा होता है ना जो है बीटा सेल से इंसुलिन आ रही है। अच्छा, अब इसमें ना डिफरेंट फंक्शन वो कह रहे हैं कि यहाँ पे दो तरह के सेल्स होते हैं ना, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स, ठीक है। बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होती है और अल्फा सेल से ग्लूकागोन रिलीज हो रहा होता है। तो ये स्मेटोस्टेटिन जो है ना वो बीटा सेल्स पे जाके एक्ट कर रहा है पेंक्रियाज के। उसके बाद आप ये देख लेंगे, फीटल ब्रेन मैच्योरेशन बताया था, ये थायराइड हार्मोन करा रहा है, ठीक है। और जो है कैटाबोलिक इफेक्ट किसका है, हमने देखा था ग्रोथ हार्मोन का। कैटाबोलिक ऑन फैट्स और एनाबोलिक एंड प्रोटीन्स, यही पढ़ा है हमने ग्रोथ हार्मोन के बारे में ऊपर, वही चीज रिवाइज हो गई है, ठीक है। ठीक है, तो अब वो कह रहे इज इंक्रीज ड्यूरिंग स्लीप टाइम एज कम्पेयर टू द वेकफुलनेस। वो कह रहे हैं स्लीप टाइम पे ना हमारे पास वैसे हार्मोन जो होता है वो मेनली ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो इंक्रीज होता है। लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन का ऑप्शन नहीं होगा फिर कॉर्टिसोल की तरफ जाना है, ठीक है। हम ये कहते हैं ना बच्चे इसलिए तो ज्यादा सोते हैं, उस एज में ग्रोथ की ज्यादा जरूरत होती है बच्चों को। तो क्या हो रहा होता है कि वहां पे ड्यूरिंग स्लीप ग्रोथ हार्मोन जो है वो ज्यादा रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने आगे क्या देखना है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन इंक्रीजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ये भी इंपॉर्टेंट, ये क्या करता है कि प्रोटीन्स के ऊपर एनाबॉलिक था,
ठीक है, और फैट्स के ऊपर कैटाबोलिक था। तो एक्सरसाइज में जो है ना इसकी सेक्रेशन बढ़ेगी, ताकि जो है प्रोटीन मसल मैस जो है, प्रोटीन जो है उसकी सिंथेसिस मसल में बढ़ सके, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया, ये बॉडी में ग्लूकोज को बढ़ाता है, तो हाइपोग्लाइसीमिया, एक्सरसाइज, आरईएम एंड आरईएम स्लीप जो है ना वो इसकी सिक्रीशंस को बढ़ाते हैं, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर थायराइड का हमने देख लिया था, हार्मोन यूज फॉर एडजुवेंट थेरेपी। अब क्योंकि ना ब्रेन की डेवलपमेंट में भी इसका रोल था थोड़ा बहुत, तो जो है डिप्रेशन में हम थायरोक्सिन भी साथ देते हैं। डिप्रेशन एंटी डिप्रेशन तो दे रहे हैं, उसके साथ थायरोक्सिन भी दे रहे होते हैं इन पेशेंट्स को, ठीक है। अच्छा, इसकी एक और रीजन भी है। एंटी डिप्रेशंस क्या करा रही होती हैं, वेट गेन करा रही होती हैं, आपका बीएमआर जो है उसको डिक्रीज करा रही होती है, तो इसलिए थायरोक्सिन अगर साथ देखेंगे तो वो वेट गेन भी नहीं होने देगा और बीएमआर को भी साथ में मेंटेन करके रखेगा। फिर मेलेटोनिन क्या होता है कि ये एंटी गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है जो कि डार्क में रिलीज होता है, ठीक है। जो डार्क में, ये दोबारा एंटी गोनाडोट्रोपिक एक्टिविटी है और डार्क में रिलीज हो रहा है, ये बात इसकी इंपॉर्टेंट है, मिलेटोनिन। फिर ट्राइग्लिसराइड्स इन द प्लाज्मा आर हाइड्रोलाइज्ड बाय, प्लाज्मा के अंदर लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम इनको हाइड्रोलाइज करेगा, ठीक है। कार्डिक कॉन्टेक्टिलिटी कैसे इफेक्ट होगी, वो ना ग्लूकागोन कार्डिक कॉन्टेक्टिलिटी को अफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। ये देख लेना अब ना, लीवर के अंदर ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है वो कौन करा रहा है, थायराइड के सेल्स करा रहे हैं, ऐसे ही है। बोन ग्रोथ कौन करा रहा है, ग्रोथ हार्मोन करा रहा है। ये यहाँ से ना आप अब देखो, यही हम पढ़े थे ना बोन ग्रोथ वाला, ऊपर पॉइंट पढ़ के आए हैं, ये एमसीक्यू आ चुके इस तरह से, एक बार आ चुके बोन ग्रोथ किसने करानी है, हमारे पास ग्रोथ हार्मोन और थायराइड ये दोनों कराते हैं। ऐसे यहाँ था ग्रोथ में नहीं मेंशन था, लेकिन ग्रोथ और थायराइड ना दोनों जो है बोन ग्रोथ कराते हैं, और दोनों का काम यही है कि कॉन्ड्रोसाइट्स को ऑस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट करते हैं। कॉन्ड्रोसाइट कार्टिलेजिनस होती है बोन, ऑस्टियोसाइट जो है ना फिर वो बोन ही आ जाएगा पार्ट, ठीक है। तो ये बोन ग्रोथ में इन दोनों का रोल होता है, ग्रोथ हार्मोन का भी और थायराइड हार्मोन का भी। ये एमसीक्यू आ चुका है। इंट्राहेपेटिक प्रोटीन एनाबोलिज्म, एक्स्ट्रा हेपेटिक प्रोटीन कैटाबोलिज्म, ये हमने देख लिया, कोर्टिसोल ने कराना है, ठीक है। लीवर के अंदर प्रोटीन बनाएगा और लीवर से बाहर जो है उसका कैटाबॉलिज्म करेगा। मसल्स की कॉन्ट्रेक्टिलिटी को ग्लूकागोन बढ़ा रहा है, ठीक है, ये देख लेना। अच्छा, अब ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि जो थायराइड किस वो है ना, हमारे पास लिम्फोसाइट प्रोडक्शन अगर इंक्रीज हो रही है ना, या वो लिम्फोसाइट की प्रोडक्शन और उसका टर्नओवर कौन से सेल रेगुलेट कर रहे होते हैं, प्रिंसिपल सेल्स ऑफ थायराइड। थायराइड जो है वो हमारे पास उसको लिम्फोसाइट्स के प्रोडक्शन पे भी इसका रोल, इसका रोल आ रहा है। मतलब बेसिकली ना वो लिम्फोसाइट नहीं कॉन्ड्रोसाइट यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक मिस्टेक भी है। ये वही बोन मैचुरेशन वाली बात ही है इसमें। अच्छा, अब ये नेक्स्ट पॉइंट आ गया कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कॉजेज डिक्रीज फंक्शन ऑफ क्या। एंटीरियर पिट्यूटरी से हमारे पास क्या आ रहा होता है, कौन सा हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से आके एक्ट करेगा एड्रिनल ग्लैंड पे, होता है बेसिकली ना एक ही है, एसीटीएच आ रहा होता है जो कि ना जोना फेसिकुलेटा पे एक्ट करता है। बाकी एल्डोस्टेरोन जो है ना उसकी अपनी सिक्रीशन है, उसको कोई एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन जो यहाँ है यहाँ पे आके एक्ट नहीं करता। और डाई हाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरोन या एल्डोस्टेरोन ये भी नहीं एक्ट करते, ठीक है। जो हमारे पास जोना फेसिकुलेटा है ना, वो उसकी फंक्शनिंग डिक्रीज होगी एंटीरियर पिट्यूटरी की डिस्ट्रक्शन की वजह से, क्योंकि एसीटीएच जो है वो नहीं बनेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी की डिस्ट्रक्शन होगी, एसीटीएच नहीं बनेगा, वो आके इधर एक्ट नहीं करेगा, तो कॉर्टिसोल रिलीज नहीं होगा, ठीक है। और अब इसके जोन्स आपको पता हो इंपॉर्टेंट है, जोना ग्लोमेरुलोसा सबसे आउटर पार्ट है, फेसिकुलेटा मिडल पार्ट, रेटिकुलरिस इनर पार्ट, ठीक है। इससे एंड्रोजिन्स आ रहे हैं, स्टीरॉयड हार्मोन्स आ रहे हैं सबसे नीचे वाले से, फेसिकुलेटर जो मिड वाला है यहाँ से कॉर्टिसोल आ रहा है जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, और जोना ग्लोमेरुलोसा से मिनरलोकॉर्टिकॉइड यानी कि एल्डोस्टेरोन आ रहा है। अजोना ग्लोमेरुलोसा जो होता है वो क्या सिक्रीट करता है, एल्डोस्टेरोन, यही बताया। फेसिकुलेटर जो है उसकी सिक्रीशन कौन स्टिमुलेट कर रहा है, एसीटीएच कर रहा है। एसीटीएच ने कहाँ एक्ट किया है, जोना फेसिकुलेटा पे, ठीक है। जस्ट सिर्फ एड्रिनल ग्लैंड नहीं आएगा। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ कॉर्टिसोल अकर्स ऑन विच हार्मोन, ठीक है। अब कॉर्टिसोल का जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो कह रहे हैं वो कैसे आता है, ये ना ये जब कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है ना ये रिलीज होता है ना, साथ में ना ग्लूकागोन और एपिनेफ्रीन भी रिलीज हो रहे होते हैं। स्ट्रेस में ना ये तीनों आते हैं, कॉर्टिसोल मेन स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल है, लेकिन ग्लूकागोन और एपिनेफ्रीन जो है ना वो भी रिलीज हो रहे होते हैं, और बॉडी में ना हर एक चीज को इंक्रीज करेंगे, शुगर बढ़ाएंगे और सारा कुछ ना, हाइपरग्लाइसीमिया करा रहे होते हैं और ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस।
अच्छा, अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में इन्होंने थोड़ा सा बताया हुआ है कि ये क्या करते हैं। एल से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एल से लेडिंग सेल्स पे एक्ट करते हैं, ठीक है, स्पेशली मेल्स में। और यहाँ पे क्या होता है कि ना, एफएसएच जो है वो सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है। एफएसएच के अंदर एस है तो ये सर्टोली पे जा रहा है, ल्यूटिनाइजिंग में एल है तो ये लेडिक सेल्स पे जा रहा है, ठीक है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो सर्टोली सेल्स है ना, वो खुद फिर इनहिबिन रिलीज करते हैं, और वो जो इनहिबिन है वो एफएसएच का वो नेगेटिव फीडबैक देता है। मतलब क्या हुआ कि एफएसएच से सर्टोली सेल्स ने जो है एफएसएच ने एक्ट किया सर्टोली सेल्स पे, सर्टोली सेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस करा रहे हैं, और सर्टोली सेल्स ने फिर इनहिबिन रिलीज किया। इनहिबिन जो है वो पीछे आके एफएसएच पे आके एक्ट करके नेगेटिव फीडबैक करा रहा होगा। आपको ना इनका थोड़ा सा पता हो कि कौन सा जो है ना सेल किस पे एक्ट करता है, ये एमसीक्यूज में काफी दफा पूछ लेते हैं, और ये देखें पॉइंट्स भी देखने कितने ज्यादा है कि इन्हीं जैसे रिसेप्टर्स पे एक्शन से ही पूछा हुआ है। टेस्टोस्टेरोन लेडिक सेल से आ रहा है, इसके ऊपर एक्ट क्या कर रहे हैं, एलएच सेल्स कर रहे हैं। लेडिक सेल ट्यूमर जो है उसके अंदर रैंकिस क्रिस्टल्स होते हैं। ये एक थोड़ा सा यूनिक एमसीक्यू है, ठीक है, ये देख लेना। ये आगे डिफरेंट, मतलब आपको बाकी सारे कॉमन ही मिल रहे होंगे, कोई एक आधे डिफरेंट मिल रहा होता है, ठीक है। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक यानी कि हिस्टोपैथोलॉजिकल पिक्चर एक तरह से बताई हुई कि उसके अंदर ना रैंकिस क्रिस्टल्स बने हुए मिलेंगे अगर ट्यूमर हो जाए तो। सर्टोली सेल क्या करता है, ऐसे हाँ, ब्लड ब्रेन बैरियर भी सर्टो, अब ये भी एमसीक्यू आता है कि लेडिक सेल्स और सर्टोली सेल्स में से ब्लड टेस्टिस बैरियर कौन बना रहा है, सर्टोली सेल्स बना रहे हैं, ठीक है। एफएसएच इन मेल इज इनहिबिटेड बाय इनहिबिन, ठीक है। सर्टोली सेल ऊपर देखा हमने स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है। टॉल मैन है विद नॉर्मल सेमिनल फ्लूइड सिक्रीशन बट एजोस्पर्मिया, ठीक है। डिफेक्ट किसमें आएगा, वो कह रहे हैं कि मैन जो है ना वो टॉल है, उसकी सेमिनल फ्लूइड भी नॉर्म ठीक है, सेमिनल फ्लूइड सिक्रीशन ठीक हो रही है, लेकिन एजोस्पर्मिया है। तो क्या मसला आएगा, ऊपर अभी हमने क्या पढ़ा, स्पर्मियोजेनेसिस करा रहे हैं सर्टोली सेल्स, तो अगर स्पर्म्स नहीं होंगे एजोस्पर्मिया होगा, तो मसला किसके अंदर आएगा, सर्टोली सेल्स में, ठीक है। टॉल मैंने नॉर्मल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मैरिड है बट कोई किड्स नहीं है, सारा कुछ करके देखा है, एजोस्पर्मिया आया, वही सर्टोली सेल्स वाली बात, सही हो गया। अब 6 ईयर ओल्ड गर्ल है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड विजाइनल डेवलपमेंट के साथ प्रॉपर है उसकी, कोई हेयर डेवलपमेंट भी नहीं है, एंड ओवेरियन मैस जो है वो हमें उसका अगर जो है नो हेयर डेवलपमेंट एंड ओवेरियन मैस, तो ये भी नहीं मिला, तो डायग्नोसिस क्या होगी। वो कह रहे हैं कि 6 ईयर ओल्ड में ना, मतलब पहले हो गए, विजाइनल स्पॉटिंग भी स्टार्ट हो गई है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी हो गई, 6 साल की एज में तो नहीं होती ना, तो इसका मतलब ये है कि सर्टोली सेल्स जो है ना वो हाइपर एक्टिव हो रहे हैं। यंग मेल है विद नॉर्मल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एंडोस्पर्मिया, वही वाली बात है स्टोली सेल वाली। सर्टोली सेल जो है वो म्यूलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर भी यही प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस में भी हेल्प कर रहे हैं, ये फैक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। वो सारा यही सारा देखो इतनी बार रिपीट हुआ है, एंडोस्पर्मिया के साथ मैरिड बनाया, हमने क्या देखना है, एफएसएच एलएच देखना है, ठीक है। स्टिमुलेट कौन, एफएसएच के रिलीज को कौन स्टिमुलेट करता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, पिट्यूटरी से आता है ना गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो जाके एक्ट करेगा ओवरीज पे, वहां से एफएसएच एंड एलएच रिलीज कराएगा, ठीक है। तो सॉरी, ओवरीज नहीं, पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से आएगा, हाइपोथैलेमस से जाके ये पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, पिट्यूटरी से एफएसएच एलएच जाएंगे, फिर ये एफएसएच और एलएच मेल्स में ये ओवरी मेल्स में ये टेस्टिस पे एक्ट करेंगे, फीमेल्स में ये ओवरीज पे एक्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैंने आपको वो बताया भी था इसका लेआउट के किस तरह से हार्मोन्स आ रहे हैं, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी में, पिट्यूटरी से फिर आगे एक्ट करेंगे। जो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो लाजमी पहले वो हाई हील टॉपिक वाला लेक्चर सुनिएगा, उसके बाद फिर इसको पढ़िएगा, ठीक है। फिर एलएच का फंक्शन क्या है, बिफोर एवोल्यूशन ये ग्रैन्युलोजर सेल्स को ल्यूटिन सेल्स में कन्वर्ट कर रहा होता है, ठीक है। एवोल्यूशन से मतलब एवोल्यूशन से पहले ना इसने बेसिकली क्या होता है कि सेल्स की कन्वर्जन की है, ल्यूटिनाइजेशन कर रहा होगा, ठीक है, ल्यूटिन सेल्स में कन्वर्ट कर रहा है ग्रैन्युलोजर सेल्स को। उसके बाद क्या है हमारे पास, कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू 17 बीटा एस्ट्रोडाइल, ये एफएसएच कराता है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। एफएसएच क्या करता है कि टेस्टोस्टेरोन को भी उसकी जो है उसमें लेके आ रहा है, एक्टिव फॉर्म में लेके आ रहा है, या बीटा एस्ट्राडायोल में, सॉरी, बीटा एस्ट्राडायोल में कन्वर्ट कर रहा है इन द ग्रैन्युलोजर सेल्स। जो जो एफएसएच है ना, इसने क्या करना है, इसलिए ना अगर एफएसएच ज्यादा हो जाए तो ये टेस्टोस्टेरोन को ना एस्ट्राडायोल में कन्वर्ट करने लग जाएगा, तो मेल्स में थोड़ी सी फीमेल्स वाली कैरेक्टरिस्टिक्स आने लग जाती हैं, ठीक है। तो ये देखना है कि टेस्टोस्टेरोन जो है उसको एस्ट्राडायोल में एफएसएच जो है वो कन्वर्ट कर रहा होता है। अगर फीमेल्स में जो है ना इस तरह से, फीमेल्स में भी होता है टू लेस स्मॉल अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन अगर है, तो उसको ये एफएसएच क्या कर रहा है कि जो हमारे पास ओवरी के ग्लैंडुलर सेल्स है ना उनके अंदर ये इसको एस्ट्राडायोल में कन्वर्ट कर रहा होता है।
ड्यूरिंग लैक्टेशन, लैक्टेशन पे क्या होता है, एमेनोरिया होता है। एमेनोरिया हुआ है तो वो किस वजह से हुआ हुआ है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ना वो इनहिबिट हुआ होता है इसमें, ठीक है, लैक्टेशन के दौरान। तो ये सारा आपने देख लेना है। फंक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, वो भी एफएसएच के अंदर आ रही हैं, ठीक है। एफएसएच और एंड्रोजन जिन्होंने यही काम कराना है, मेल की डेवलपमेंट करानी है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हो या कुछ उसके जो भी एक्सटर्नल जेनिटलिया के स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन इंटरनल जेनिटेलिया की डेवलपमेंट करा रहा होता है, और एंड्रोजेंस जो एफएसएच जो है ना वो अच्छा ये तीनों ही मतलब हाँ बस जेनिटेलिया की डेवलपमेंट में आ रहे हैं, ठीक है। दोबारा आ गया टेस्टोस्टेरोन एस्ट्राडियोल में कैसे कन्वर्ट होता है, एफएसएच कराता है। मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म कहाँ पे स्टार्ट होती है, एपिडाइमिस पे, एमसीक्यू पॉइंट है, ठीक है। ये आपने देख लेना है। प्री स्कूल लेवल में टेस्टोस्टेरोन, प्री स्कूल एज में हमारे पास टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होते हैं। फिर ये अगला पॉइंट आ गया, 50 ईयर ओल्ड फीमेल है, नॉर्मल लिविंग है, ठीक है। व्हाट विल हैपन पोस्ट मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज क्या होता है, एफएसएच और एलएच जो है ना ये ज्यादा हो जाएंगे, तो इसमें आ रहे होंगे, ठीक है, इनकी रेशो जो होती है वो बढ़ जाती है। तो ये आपने देखना है कि एफएसएच एलएच अगर ज्यादा तब भी ना प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पा रही, ज्यादा होंगे तो नेगेटिव फीडबैक देंगे, पीछे से मजीद जो है ना गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये अब कोई कह रहे हैं एलएच टू एफएसएच रेशियो ज्यादा हो तो ये पीसीओडी में मिलती है, ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर में ये हमें ज्यादा मिल रहे होंगे, ठीक है। हॉट फ्लैशेस के साथ अगर फीमेल आ रही है उनमें भी एफएसएच और एलएच ज्यादा होता है। मेनोपॉज में क्या होता है कि एफएसएच एलएच बढ़ जाता है और एस्ट्रोजन डिक्रीज हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये एमसीक्यू आ जाता है। मेनोपॉज में एस्ट्रोजन डिक्रीज होता है, और यही तो रीजन है ऑस्टियोपोरोसिस भी फीमेल्स में हो रही होती है आफ्टर मेनोपॉज ना, डिक्रीज एस्ट्रोजन की वजह से। 18 ईयर ओल्ड है गर्ल, हाइट उसकी 150 सेंटीमीटर है, 70 केजी की है, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बॉडी है, एफएसएसएन की लेवल बताई हुई है जो कि इंक्रीज है, साथ में टेस्टोस्टेरोन भी ज्यादा। अच्छा ये सिंपल बात है कि ना उसकी बॉडी के ऊपर हेयर है, ठीक है, और वेट भी उसका ज्यादा है, ठीक है, 70 केजी तक है, और जो है ना टेस्टोस्टेरोन भी इंक्रीज है, सिंपल सिंपल बता देगा आपको एलएच और एफएसएच की नॉर्मल वैल्यू नहीं भी याद। तो इसमें क्या होगा, ये पीसीओडी में होता है, हमने पीसीओडी में हमें क्या मिलेगा, ये चीजें ज्यादा मिल रही होंगी, हेयर ग्रोथ आ रही होगी, एफएसएच ज्यादा होंगे, ठीक है, और हेयर डिस्ट्रीब्यूशन टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगा। पोस्ट मेनोपॉजल फाइंडिंग्स में क्या होता है कि एस्ट्रोजन डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, और एफएसएच और एलएच इंक्रीज हो जाता है, ये ऊपर हम पढ़ के आए हैं, अभी देखा है हमने। फिर है 48 ईयर ओल्ड लेडी है, प्रेजेंट करी है ए मेनोरिया फॉर 8 मंथ से, 8 मंथ से उसको ए मेनोरिया हो गया, कहते हैं मेनोपॉज की रीजन बताए ना, 48 ईयर पे क्या हुआ, मतलब वही है कि लो एस्ट्रोजन एफएसएच एंड एलएच इंक्रीज। अच्छा अगर आप लोगों को ना पीसीओडी एक दफा पढ़ना हो तो इसमें देख लीजिएगा, ये ना रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी आया होगा कि हमने ना हिर्सुटिज्म अगर हुआ है तो उसकी ट्रीटमेंट में ना सिप्रोटिरेन टिरोन एसिटेट जो है ना ये हम दे रहे होते हैं, सिप्रोटिरोन एसिटेट भी दे रहे होते हैं, फिनेस्टराइड भी दे रहे होते हैं इनको, ठीक है, लेजर ट्रीटमेंट भी करा रही होती है बच्चे के, लेजर या वैक्सीन से हेयर रिमूवल कराएं, तो ये हेयर ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है हिर्सुटिज्म में, ठीक है। फिर आ जाता है ड्यूरिंग लैक्टेशन जो है ओवुलेशन इज इनहिबिटेड बाय बिकॉज ऑफ इनहिबिशन ऑफ, ये पीछे पढ़ के ना लैक्टेशन में क्या होगा कि ना गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इनहिबिट हो जाता है। ये क्यों इनहिबिट होता है, क्योंकि प्रोलैक्टिन ज्यादा है, ओवुलेशन के दौरान प्रोलैक्टिन ज्यादा होगा और वो जाके गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट कर देगा, वो आगे से एफएसएच एलएच को रिलीज नहीं करेगा और ओवुलेशन नहीं होगी। प्रोलैक्टिन क्या करता है कि ना इंड्यूस करता है और मेंटेन करता है लैक्टेशन को, और रिप्रोडक्टिव फंक्शन को डिक्रीज करता है, ऐसे ही है। अच्छा इन दोनों का काम हमें पता होना चाहिए, दोनों की मिल्क के साथ एसोसिएशन है, लेकिन प्रोलैक्टिन मिल्क की प्रोडक्शन करा रहा है, ठीक है, लैक्टेशन को मेंटेन करा रहा है, और ऑक्सीटोसिन असिस्ट कर रहा है मिल्क लेट डाउन, उसकी इजेक्शन में हेल्प कर रहा है। यूट्राइन कंट्रैक्शन तो ड्यूरिंग डिलीवरी कराता है, लेकिन आफ्टर डिलीवरी जो है ना ये इजेक्शन ऑफ द मिल्क में हेल्प करता है, और प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में हेल्प करता है, ठीक है, ये दोनों डिफरेंस देखना है। ओवुलेशन जो होती है वो सप्रेस्ड होती है एज लॉन्ग एज लैक्टेशन कंटिन्यूस बिकॉज प्रोलैक्टिन हैज द फॉलोइंग इफेक्ट, वो कह रहे हैं कि जब तक प्रोलैक्टिन है तब तक ओवुलेशन नहीं होती। ये क्या करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की सिक्रेशन भी इनहिबिट कर रहा है, ठीक है, और एंटी एपिसिटी पे से एक्ट भी नहीं करने देगा, जिसकी वजह से एलएच और एफएसएच भी नहीं आएंगे, और साथ में अगर एलएच और एफएसएच आ भी गए हैं तो उनके फंक्शन को भी एंटागोनाइज करेगा ये। फिर पीछे से डोपामिन होता है जो कि ना प्रोलैक्टिन को इनहिबिट कर रहा होता है, ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। डोपामिन जो है, डोपामिन का एनालॉग ब्रोमोक्रिप्टिन है, वो क्या करता है, इनहिबिट करता है प्रोलैक्टिन को।
लेक्टोजेनेसिस कौन करा रहा है? ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन और साथ में कॉर्टिसोल का भी रोल है। एमसीक्यू ये आ जाता है, ठीक है। इन दोनों का हम पढ़ के आए हैं। कॉर्टिसोल जो है वो भी हेल्प कराता है लेक्टोजेनेसिस में। लैक्टेशन से की वजह से क्या होगा, हम इतनी दफा ये एमसीक्यू देख लिया, देखो कितने रिपीटेड है ना, कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो उसकी सप्रेशन हो रही है बाय द प्रोलैक्टिन। ब्रेस्ट से मिल्क सिक्रीशन कौन करा रहा है? हमारे पास मिल्क की प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन कराता है, ठीक है, सिक्रीशन या प्रोडक्शन, और उसको लेट डाउन, उसकी एजुकेशन जो है वो क्या कराएगा? ऑक्सीटोसिन कराएगा। सारी ये वही बता बातें हैं। ड्यूरिंग लैक्टेशन एमेनोरिया किसकी वजह से हो रहा है? प्रोलैक्टिन की वजह से हो रहा है। ये पीछे भी आ चुके हैं। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की फुल डेवलपमेंट और फंक्शन कौन रिस्पॉन्सिबल है? एफएसएच एंड एंड्रोजेंस। ठीक हो गया। और ऑक्सीटोसिन रिलीज का स्टिमुलस, अच्छा हाँ, ये बात भी है कि इसमें ये होता है कि ऑक्सीटोसिन सकिंग करते हैं, जब बेबी सक करता है तो उसकी वजह से जाके स्टिमुलस जाता है, और वो स्टिमुलस क्या करेगा कि ना बुस्टियर पिट्यूटरी से ना वो कराएगा रिलीज, वहां पे जो स्टोर हुआ है ना ऑक्सीटोसिन, उसकी ट्रांसपोर्ट बढ़ा देता होता है। ये स्टिमुलस होता है बेबी की सकिंग का, ऑक्सीटोसिन की रिलीज के लिए। ये एमसीक्यू बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। फिर आगे वही एमसीक्यू, लैक्टेशन को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल। वही बातें बार बार करके पूछी हुई है। ऑक्सीटोसिन इजैकुलेशन करा रहा है, वो प्रोलैक्टिन प्रोजेक्शन करा रहा है, डोपामिन का इनहिबिटरी इफेक्ट है प्रोलैक्टिन पे। एस्ट्रोजन जो है वो, अच्छा इन प्रेगनेंसी में ना, लैक्टेशन इन प्रेगनेंसी, ये भी है ना। अब लैक्टेशन जब होती है तो प्रोलैक्टिन आ रहा होता है, प्रोलैक्टिन लैक्टेशन करा रहा है, और वो एमेनोरिया करा रहा है, वो ना इनहिबिट कर रहा है बाकी फंक्शंस को ना, मतलब ओवुलेशन को इनहिबिट कर रहा है। लैक्टेशन को कौन इनहिबिट करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? एस्ट्रोजन। ये एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। एस्ट्रोजन जो है वो प्रेगनेंसी में ज्यादा होता है, और वो लैक्टेशन नहीं होने दे रहा होता, ठीक है। यहाँ ब्रेस्ट के बारे में लिखा हुआ है कि इसकी ना 15 to 20 लेक्टिफेरस डक्ट्स होती हैं, ये एमसीक्यू आ जाता है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि बीटा एसजी को यूरिन में किस डे पे डिटेक्ट करेंगे? 14th डे पे, ठीक है। ये आप लोगों ने ना बहुत अच्छे से इन पॉइंट्स को मतलब याद करना है, रट्टा मारना है। और अगर आप पहले हाई हील्ड, पहले आप एक दफा फर्स्ट एड के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमने कराए हैं, एटलीस्ट वही पढ़ लें। वो पढ़ने के बाद इसको पढ़ेंगे तो आपके लिए इसको करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को थोड़ा डिफरेंस बताया है, ये देख लेते हैं। अच्छा, ये एवोल्यूशन से पहले ना फोलिकल्स की मैच्योरेशन कौन करा रहा है? एफएसएच करा रहा है। ये देखना, फोलिकल्स को कौन मैच्योर करा रहा होता है? एफएसएच मेनली, और पार्टली एलएच, ठीक है। और ओवुलेशन के दरमियान पे हम ओवुलेशन कौन कराता है? एलएच कराता है। ये एमसीक्यू है। एलएच जो है ना ओवुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओव्यूलेशन के लिए, ठीक है। एस्ट्रोजन क्या करता है? इसका ना नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट होता है ऑन द एफएसएच एंड एलएच सिक्रीशन। एस्ट्रोजन वर्सेस प्रोजेस्टेरोन देखेंगे, ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन का जस्ट नेगेटिव फीडबैक होता है। दोनों में करना क्या है कि एस्ट्रोजन जो है ना, अच्छा ये नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक को छोड़ दो, मेनली इसमें क्या देखना है कि ना, एस्ट्रोजन जो है ब्रेस्ट की डेवलपमेंट कराता है, ठीक है। ब्रेस्ट में फैट डेपोजिशन करा रहा है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, फैट की डेपोजिशन कराता है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट कराता है, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बना रहा है। प्रोजेस्टेरोन भी डेवलपमेंट कराता है ब्रेस्ट की, लेकिन ये एंडोमेट्रियम को भी थिकन करता है। अब ना एस्ट्रोजन का एंडोमेट्रियम पे रोल नहीं है। एंडोमेट्रियम की थिकनेस इंक्रीज कौन करा रहा है? प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। और फैट पे प्रोजेस्टेरोन का कोई रोल नहीं है। फैट की डेपोजिशन कौन कराता है? एस्ट्रोजन, ठीक है। इसलिए जो है ना, मतलब अक्सर हमारे पास जो एस्ट्रोजन होता है ना, वो फैट के अंदर स्टोर फॉर्म में पड़ा होता है, वहां से भी आ रहा होता है। तो एक ये बात हो गई। दूसरा क्या है? ब्रेस्ट की डेवलपमेंट दोनों करा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपने देख लेना है कि ब्रेस्ट की डेवलपमेंट में ना, आगे इसमें हम देखते हैं कि उसके जो एल्वुलाई वगैरह हैं उनकी डेवलपमेंट एस्ट्रोजन करा रहा होता है, और स्पोर्टिंग टिश्यू वगैरह जो उसके लिए प्रोजेस्टेरोन होता है, वो आगे देख रहे हैं। दोनों प्रेगनेंसी को दोनों मिलके मेंटेन करते हैं, ठीक है। ये ना कॉन्ट्रैक्ट यूट्राइन थ्रेशोल्ड को ना लोअर करता है फॉर कॉन्ट्रैक्टाइल स्टिमुलाई। मतलब एस्ट्रोजन ने क्या करना है, इन दोनों की ना एस्ट्रोजन टू प्रोजेस्टेरोन ना एक रेशियो होती है जो हमने देखनी होती है, ठीक है। अब ना ये जो प्रोजेस्टेरोन है ना, वो यूट्राइन थ्रेशोल्ड को बढ़ाएगा, कि मतलब अगर कॉन्ट्रैक्शन आई है ना, तो उसको यूट्राइन जो है ना, यूट्रस को प्रिसेप्ट करने में ना टाइम लगवाएगा, उसका थ्रेशोल्ड को इंक्रीज कराएगा। लेकिन एस्ट्रोजन ना उस थ्रेशोल्ड को डिक्रीज कराता है, जिससे हमें क्या होता है कि परसेप्शन ज्यादा मतलब ज्यादा जो है ना, कॉन्ट्रैक्टाइल स्टिमुलाई से ना यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा होगी। मतलब कैसे हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्टाइल स्टिमुलाई से अगर थ्रेशोल्ड रेज हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर उसको स्टिमुलस मिला है ना कॉन्ट्रैक्शन का, तो उसको वो देर से जाके कॉन्ट्रैक्ट करेगी यूट्रस, अगर थ्रेशोल्ड ज्यादा है। अगर थ्रेशोल्ड कम है तो स्टिमुलस स्टिमुलस मिलने पे फौरन से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगी। बेसिकली क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन में रोल किसका ज्यादा है? एस्ट्रोजन का। प्रोजेस्टेरोन उल्टा कॉन्ट्रैक्शन को कम कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए एस्ट्रोजन टू प्रोजेस्टेरोन रेशियो जब ज्यादा हो जाती है, तब फिर वो डिलीवरी की तरफ पेशेंट जा रहा होता है।
और ये प्रोलैक्टिन सिक्रीशन को भी स्टिमुलेट करता है, लेकिन उसके एक्शन को ब्रेस्ट पे एक्ट नहीं करने देता। ठीक है, एस्ट्रोजन क्या कर रहा था कि लैक्टेशन तो नहीं होने दे रहा, वो स्टिमुलेट करेगा, प्रोलैक्टिन को रिलीज कराएगा, लेकिन उसे ब्रेस्ट पे जाके एक्ट नहीं करने देगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, एस्ट्रोजन वेरिएशंस कैसे होंगे? एस्ट्रोजन रिप्रोडक्टिव ईयर्स में क्या होता है, एस्ट्राडायोल की फॉर्म में होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हेन वुमन इज लाइक अ डॉल रिप्रोडक्टिव ईयर्स में। फिर जो है हमारे पास प्रेगनेंसी में एस्ट्रायोल की तरह है, मोम डैड चाइल्ड वो ट्वाइस, उन्होंने एक निमोनिक बता दिया। ठीक है, और मेनोपॉज के बाद ना मेनोपॉजल स्टेट में एस्ट्रोन की फॉर्म में होता है। सबसे अच्छा कौन सा? एस्ट्राडायोल, देन एस्ट्रोन एंड देन एस्ट्रायोल। अच्छा, अब ये आपने देख लेना कि किस किस लेवल पे ना किस फॉर्म में होता है एस्ट्रोजन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या करता है? सॉफ्टनिंग ऑफ द यूट्रस करा रहा होगा प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, फीमेल प्रेग्नेंट पेशेंट है, पीवी ब्लीड के साथ आई है, कौन सा हार्मोन लो होगा? प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करता है ना प्रेगनेंसी को, तो क्या होगा? वो लो होगा। वुमेन ड्यूरिंग डिलीवरी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है अगर, तो इसका मतलब है कि उसकी यूट्रस में एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स कम है। प्रेगनेंसी में लैक्टेशन को कौन इनहिबिट कर रहा है? एस्ट्रोजन, ये हम पहले भी देख के आए हैं। ठीक है, और फैट डेपोजिशन वाला भी एस्ट्रोजन आ जाएगा। प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग पिल्स एक बंदे ने ली हैं, तो वो क्या करती हैं? प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग पिल्स एग के रिलीज को इनहिबिट करती हैं। ये सारा हमने देख लेना है। ठीक है, इसका काम ये है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव से रिलेटेड आ जाता है। रिप्रोडक्शन वाले में आप इसको थोड़ा ज्यादा डिटेल में देखेंगे कि प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग जो पिल्स होती हैं ना, वो रिलीज ऑफ एग को इनहिबिट करा देंगे। ये सारा आ गया। उसके बाद फिर हम कर लेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन क्या है? एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज टू मेंटेन द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम। अब इट आल्सो कम्स एज विद नो ऑप्शन ऑफ रिमेन थिकनेस। ठीक है, थिकनेस का अगर ऑप्शन आए फिर क्या होगा कि किस तरह से आएगा कि हाँ, अब ये देखो, एस्ट्रोजन जो है वो क्या करता है कि ब्रेस्ट एल्वुलाई की डेवलपमेंट कराता है। ठीक है, सॉरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोजेस्टेरोन का क्या है? ब्रेस्ट एल्वुलाई। एस्ट्रोजन का है वो स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा और स्पोर्टिव सेल्स की, ये देख लेना है आपने। और प्रोजेस्टेरोन किस तरह से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस करा रहा है, देन सेक्रेटरी फेज में। ठीक है, सेक्रेटरी फेज में होता है, एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस करा रहा होता है, और एल्वुलाई एंड लोब्यूल्स की डेवलपमेंट करा रहा होगा। एस्ट्रोजन जो है वो फैट और स्ट्रोमा जो है ना उसकी डेवलपमेंट कराता है, ये देख लेना है ब्रेस्ट में। टू प्रिवेंट एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा इन अ मेनोपॉजल वुमेन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी है। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में हम क्या देंगे? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों देंगे। ठीक है, हम वो कह रहे हैं कि ये इंक्रीज रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर होगा अगर हम प्रोजेस्टेरोन रिड्यूस हो जाएगा बाय द एडिशन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, और इंक्रीज रिस्क ऑफ एस्ट्रोजन जो है ना, ये थोड़ा सा इन्होंने वो किया हुआ है। एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क प्रोजेस्टेरोन बढ़ाता है। ठीक है, सॉरी, डिक्रीज करता है एंडोमेट्रियल कैंसर के रिस्क को प्रोजेस्टेरोन जो है ना, क्योंकि इसने क्या करना है कि ब्रेस्ट के लोब्यूल्स, उसका जो फंक्शनल यूनिट है ना, एल्विलाई और लोब्यूल, उनकी डेवलपमेंट करा रहा है। तो मतलब प्रोजेस्टेरोन जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है और एंडोमेट्रियल कैंसर के रिस्क को डिक्रीज करता है। एस्ट्रोजन का फिर उल्टा होता है, एस्ट्रोजन ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है और एंडोमेट्रियल कैंसर के रिस्क को कम करता है। अच्छा, अब ब्रेस्ट की डेवलपमेंट ये दोनों करा रहे हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, तो ब्रेस्ट एट्रोफी किसकी वजह से होगी? इन दोनों की डेफिशिएंसी की वजह से होगी। ऐसे ही है। ओवेरियन साइकिल ड्यूरेशन दिया हुआ है 21 to 30 डेज का, ओव्यूलेशन किस दिन पे होगी? 7 to 9 डेज में, मतलब दरमियान में होती है ना। तो ओव्यूलेशन अक्सर होती है 14th डे पे। ठीक है, अगर 21 दिन का ये साइकिल है, तो 21 दिन का जो मिड बनता है, तो वो 7th डे बन रहा होगा। मतलब देखे ना, इस तरह से आएगा, व्हेन द ओव्यूलेशन टेक प्लेस 7 to 9 डेज में आ रही है। ठीक है, अब जैसे 28 डेज का साइकिल है, तो उसमें 14th डे पे होगी, 35 डेज के साइकिल में 21st डे पे होगी। तो क्या हुआ कि यहाँ हमारे पास के 21 to 23 डेज में हमारे पास क्या आ रही है कि 7 to 9 डेज पे जाके आ रही होगी। तो इस तरह से ना आपने कैलकुलेट करे ना, 14th डे पे ओवुलेशन निकालनी है, बस जितने भी दिन का साइकिल दिया होगा, मतलब उसके मिड में हम करके ऑलमोस्ट निकाल रहे होते हैं, तो इस तरह आ जाएगा। ओसाइट एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन क्या होता है? सेकेंडरी ओसाइट होता है। ठीक है, ओसाइट डिवेलप करेंगे, प्राइमरी ओसाइट फिर से सेकेंडरी बनते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी ओसाइट होता है एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास है डिवीजन होती है, ओवुलेशन से फ्यू आवर्स पहले फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट होती है, और फर्टिलाइजेशन से पहले पहले जो है ना सेकंड मेयोटिक डिवीजन का जो होती है ना कंप्लीट होती है। अब होता क्या है कि हमारे पास ये बात इंपॉर्टेंट है, आपने देख लेनी है कि स्टार्टिंग में ना, ये बात यहाँ पे लिखी नहीं हुई लेकिन एमसीक्यू आ जाता है कि ना, जो मेयोटिक 1 फेज है ना, पहले मतलब जैसे अगर कोई भी फीमेल बेबी बन रहा है,
तो उसमें जो उसके एग्स है ना वो अभी बनते नहीं है, उनकी जो म्योटिक डिवीजन है ना, म्योटिक वन, वो मेटाफेज के लेवल पे जाके ना वो सप्रेस हो जाती है। जब वो प्यूबर्टी के लेवल पे आती है ना, जब उसकी ओवुलेशन स्टार्ट होती है, ओवुलेशन, तब जाके ना उसमें क्या होगा कि हमारे पास फर्स्ट म्योटिक डिवीजन की कंप्लीट होती है, फिर उसके बाद ना सेकंड म्योटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, फिर वो सेकंड म्योटिक डिवीजन प्रोफेज में अरेस्ट हो जाती है। ये लिख लेना, मेटाफेज और प्रोफेज में अरेस्ट होने वाला, प्रोफेज में अरेस्ट होगी और फर्टिलाइजेशन से पहले सेकंड म्योटिक डिवीजन कंप्लीट हो रही होती है। तो ये आपने देख लेना है। अब इसमें कैसे है कि 16 ईयर ओल्ड मैरिड फीमेल है, हिस्ट्री ऑफ 8 वीक एमेनोरिया है, प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव है, लेकिन फिर भी एमेनोरिया के साथ आ रही है, तो इसका मतलब एन ओवुलेशन है, उसमें ओवुलेशन ओव्यूलेशन नहीं हो रही। प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए ऑब्वियसली हम बीटा एचसीजी को देखते हैं यूरिन में। 28 डे साइकिल पे एक बंदी आई है, उसका ना 7 बीटा एस्ट्रोडायोल का लेवल जो है ना वो ज्यादा इंक्रीज है, ठीक है, एंड एनी इंक्रीज इन द प्रोजेस्टेरोन फॉर द लास्ट 3 डेज, प्रोजेस्टेरोन में इंक्रीज नहीं आया, लेकिन ना एस्ट्राडायोल में इंक्रीज आया, तो इसका मतलब ओव्यूलेशन के करीब है। मतलब अभी ना क्या कह रहे हैं कि प्रोजेस्टेरोन जो है ना अब उसमें इंक्रीज नहीं आया, लेकिन ना एस्ट्राडायोल का लेवल जो है ना वो बढ़ा हुआ है। तो प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज होता है, होना शुरू होता है आफ्टर एवुलेशन, एवुलेशन के बाद ना। अच्छा, ये इस तरह से होता है, मैं आपको ये समझा देती हूँ कि 28 डेज का अगर साइकिल है ना, तो 14 डे पे ओवुलेशन होती है, यहाँ तक ना 14 डे तक ना एस्ट्रोजन रहता है। 14 डे के बाद ना एस्ट्रोजन खत्म हो जाता है, ठीक है, ये ऐसे बढ़ता जाएगा, एस्ट्रोजन खत्म होकर ना प्रोजेस्टेरोन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और एस्ट्रोजन का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। 14 डे से लेकर ना अब क्या होता है हमारे पास ना 28 डेज तक जाना है ना, इन दोनों के इनका जो मिड होगा ना, आई थिंक वो 21st डे इस तरह से करके बनेगा। तो उसमें ना हमारे पास क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन पीक पे जाता है, फिर वो दोबारा डिक्लाइन करने लगता है, 28 डे तक वो भी डिक्लाइन कर चुका होता है। तो ये इस तरह से चलेगा हमारे पास ना कि और अगर हमारे पास एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन नहीं है, इसका मतलब ये है कि अभी ओवुलेशन नहीं हुई, ओवुलेशन से के करीब करीब का टाइम पीरियड है, ठीक है, जब जहाँ पे एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, उसका लेवल इंक्रीज हुआ हुआ है। ये देख लेना है। सेकेंडरी एमेनोरिया के लिए हमने क्या करना है, प्राइमरी एमेनोरिया तो मतलब होता ही है कि उसमें डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई कोई ना कोई इसको कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटी है, कुछ हो सकता है। अगर सेकेंडरी एमेनोरिया हुआ है तो उसमें हम एफएसएच और एलएच वगैरह इनके लेवल को देखेंगे, ठीक है। प्राइमरी एमेनोरिया और सेकेंडरी एमेनोरिया में अगर हम डिफरेंस करें तो इस तरह से होता है कि अगर स्टार्टिंग में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ही नहीं हुआ किसी लेडी का, तो वो प्राइमरी एमेनोरिया है, और किसका हुआ है कि मतलब कुछ साल रहा है उसके बाद दोबारा ना कुछ महीनों से या जो है ना एक साल तक उसको, एक साल तो ज्यादा हो जाएगा, मतलब 4 to 5 मंथ्स में अगर उसको नहीं आए पीरियड, तो ये सेकेंडरी एमेनोरिया की तरफ जाएगा, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज जो होती है ना सेकेंडरी एमेनोरिया की, वो प्रेगनेंसी है, फिर उसके बाद अदरवाइज अदर कॉजेज आ रही होती हैं। ये यहाँ से आपने इसके एमसीक्यू पॉइंट्स देख लेने हैं, ठीक है। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, एब्डोमिनल मसल कंट्रैक्शन, ये आ जाएगा। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे आ जाए कुशिंग फीचर्स पे। ये बेसिकली ना इन्होंने आप यहाँ पे जो डाले हुए हैं ना, अगर आप इसको इन पॉइंट को भी स्किप कर देना थोड़ा सा, ये एंडो का ही पार्ट है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे रिप्रोडक्शन को भी ऐड किया हुआ है। रिप्रोडक्शन जो है ना, जब आप लोग कर लेंगे फर्स्ट ईयर से, उसके बाद जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए करना आसान होगा, ठीक है। जो मैंने एंडो कराई थी उसमें रिप्रोडक्शन वाली ये चीजें नहीं थी। इसी तरह से ना आप आगे ये देख लेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वाला जो है ना, सीरम ओस्मोलैरिटी ओस्मोलैरिटी, ये भी जब आप रीनल देख लेंगे ना एक बार, फिर आपको इसकी अच्छी समझ आएगी, ठीक है। तो अच्छा नहीं, इसमें हमारे पास ना ये देख लेते हैं SIADH जो है, इसका एक बार इसको पढ़ लेते हैं। हाँ, तो ये हाई यील्ड पॉइंट्स में टॉपिक जो है ये हमारा हमने देखा नहीं था। इसमें क्या होता है कि इन तीन चीजें होती हैं, डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन, SIADH और डायबिटीज इंसिपिडस, इन तीनों को ना हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है, ठीक है। इन तीनों में क्या होता है कि सीरम ऑस्मोलैरिटी जो है ना, डिहाइड्रेशन और डायबिटीज इंसिपिडस, इन दोनों का एक जैसा है कि इन दोनों में ना सीरम ऑस्मोलैरिटी बढ़ी हुई होगी, सोडियम भी बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। और ना यूरिन की ऑस्मोलैरिटी जो है ना वो डिक्रीज हो रही होगी बेसिकली। अब इसमें होता क्या है कि ना, और SIADH उसका उल्टा है, मतलब इन जो डायबिटीज इन स्पाइडस है ना, ये क्या होता है, ये आगे से होता है हमारे पास दो तरह का, या तो नेफ्रोजेनिक होगा या फिर क्या होगा, सेंट्रल होगा। सेंट्रल में पिट्यूटरी से ही ADH नहीं आ रहा होगा, तो नेफ्रोजेनिक में ना ADH आ तो रहा होता है, लेकिन वो अपने सेल्स पे एक्ट नहीं कर रहा होता। तो इसमें फिर हमारे पास क्या होता है कि जब वो एक्ट नहीं करेगा तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, उसने प्रिंसिपल सेल्स पे एक्ट करके वाटर को रीअब्जॉर्ब कराना है ना, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो क्या होगा, जो सीरम ऑस्मोलैरिटी है वो बढ़ जाएगी, उसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ी हुई होगी और उसमें सोडियम इंक्रीज मिलेगा हमें, ऐसे ही है। अब वाटर की रिजॉर्प्शन नहीं हो रही,
तो यूरिन जो है वो कैसे जाएगा, यूरिन हमारे पास डाइल्यूटेड फॉर्म में जाएगा, उसकी ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हुई होगी, ज्यादा से ज्यादा वाटर बॉडी से रिलीज हो रहा होगा। ऐसे ही है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में ऐसे है कि आपके पास वाटर इनटेक है ही नहीं, फ्लूइड आप ले ही नहीं रहे हो, तो एब्जॉर्ब कहाँ से होगा। तो इसमें ओवरऑल क्या होगा, ना तो यूरिन में हमारे पास आ रहा होगा वाटर, ना ही जो है ना ब्लड सीरम में होगा, ठीक है, सीरम में सोडियम भी नहीं होगा, उसकी ऑस्मोलैरिटी भी इंक्रीज होगी सीरम की, और यूरिन की भी ऑस्मोलैरिटी इसमें इंक्रीज होगी। लेकिन ऐसा ही एडीएच में फिर उल्टा है, ऐसा ही एडीएच में एडीएच बहुत ज्यादा है, वो वाटर की एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा कराएगा, ठीक है, वाटर की बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी तो सीरम ऑस्मोलैरिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, सोडियम भी कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, और यूरिन ऑस्मोलैरिटी जो है वो इंक्रीज मिलेगी। क्यों इंक्रीज मिलेगी, क्योंकि वाटर ज्यादा ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है तो रिलीज कम हो रहा है, तो उसमें सोल्यूट ज्यादा है तो ऑस्मोलैरिटी जो होगी वो इंक्रीज होगी। अब वही है कि हाइपर ऑस्मोलर जो है ना, हमने क्या किया, अगर वाटर डिप्रीवेशन है ना, एक बंदे को पानी ही नहीं मिल रहा, उस वजह से उसकी सीरम ऑस्मोलैरिटी जो है वो ज्यादा हुई है, या सीरम सोडियम ज्यादा हुआ, तो हमने उसको क्या करना है, हाइपर ऑस्मोलर ओवर हाइड्रेशन देनी है उसको ना, मतलब हम कंसंट्रेटेड ना NaCl वाला वाटर फ्लूइड ज्यादा ज्यादा देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सीन इन डायबिटीज इंस्पायर्स रिड्यूस यूरिन ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, ये डिहाइड्रेशन में नहीं मिलती, डायबिटीज इंस्पायर्स में मिलती है। ऐसा ही एडीएच और जो है ना नॉर्मल के दरमियान में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, सिंपल है, एडीएच लेवल्स देखकर, ठीक है, एडीएच लेवल ऐसा ही एडीएच में ज्यादा होते हैं, जिसे कहते हैं सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच प्रोडक्शन। नेगेटिव फ्री वाटर लॉस भी इसमें ऐसा ही एडीएच में हो रहा होता है, ये आपने इसको देख लेना है। अच्छा, ये हमारे पास आ जाता है अल्डोस्टिरोनिज्म। कौन सिंड्रोम है, प्राइमरी होगा तो इसको कौन सिंड्रोम कहते हैं, सेकेंडरी हो जाएगा अल्डोस्टिरोनिज्म, एड्रिनल इंसफिशिएंसी, कुशिंग सिंड्रोम, ये मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, और एडिसन डिफिशिएंसी, इनको डिटेल में मैंने बताया था, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और प्राइमरी सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टिरोनिज्म में क्या होगा, प्राइमरी में ना कोई प्राइमरी कॉज है कि यानी कि कोई जो एड्रिनल ग्लैंड है ना, मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहाँ से आ रहा था, तो ना जो है ना हमारे पास ग्लोमेरुलोसा से आ रहा था, ठीक है, ऐसे ही है। तो वहां पे क्या होगा कि वहां कोई ट्यूमर आ जाए, हाइपरप्लेसिया हो जाए, कार्सिनोमा हो जाए, तो वहां से इसकी प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होगी। मैंने आपको बताया था जब एल्डोस्टिरोन ज्यादा होगा तो वो क्या कराएगा, हाइपोक्लीमिया कराएगा, सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराता है ना एल्डोस्टिरोन, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ना हाइपरटेंशन होगी, फ्लूइड ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्ब हो रहा है, सोडियम ज्यादा से ज्यादा बॉडी के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो एल्डोस्टिरोन ज्यादा होने की वजह से रेनिन पीछे से कम होगा। रेनिन क्यों कम होगा, क्योंकि ना ये तो डायरेक्ट हमारे पास क्या आ रहा है कि उसी जगह से ग्लोमेरुलोसा का ट्यूमर है, कोई हाइपरप्लेजिया है, वहीं से एल्डोस्टिरोन ज्यादा आ रहा है, ठीक है। पीछे से कोई और स्टिमुलस नहीं आ रहा कि जो रेनिन को स्टिमुलेट करे और रेनिन फिर रिलीज करे एल्डोस्टिरोन को, तो इसलिए ये प्राइमरी में रेनिन कम होता है। ये डिफरेंस बताओ, ये रेनिन की बेस पे आप प्राइमरी और सेकेंडरी में हाइपर एल्डोस्टिरोनिज्म को डिफरेंशिएट करना आ रहा होता है, ठीक है। अब जो हमारे पास सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टिरोनिज्म है, इसमें क्या होता है कि रीनल इस्कीमिया हो गया, कोई रीनल ट्यूमर हो गया, जिसकी वजह से जो है रीनल को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रही, पीछे से जो है ना वो इसमें स्टिमुलेट हो जाएंगे जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स भी, वो रेनिन सिक्रीट करने लग जाएंगे, फिर रेनिन के उससे एल्डोस्टिरोन ज्यादा रिलीज होगा। तो ये देख लेना है आपने, ये वही है, कुशिंग फीचर्स आ रहे हो, एसीटीएच भी रेज हो तो कुशिंग डिजीज है, कुशिंग फीचर सिंड्रोम में एसीटीएच जो है वो रेज नहीं होता, डिजीज में एसीटीएच रेज होता है और सिंड्रोम में नहीं होता। ये सारा मैंने इतनी डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है, आप वो टॉपिक सुन लीजिएगा तो ये इसके पॉइंट्स खुद ब खुद हो जाएंगे, कुशिंग सिंड्रोम और ये एडिसन डिजीज और कॉम सिंड्रोम वगैरह इनके। थायराइड का जो मैंने आपको बताया था कार्सिनोमा का, तो उसमें यही मैंने आपको बताया था कि कार्सिनोमा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी मेन मेन फीचर्स बताऊं। ये मोस्ट सबसे कॉमन जो है वो पेपिलरी है, इसमें लिम्फ नोड्स लिम्फेटिक मेटास्टेसिस होती है, ये भी बताया था मैंने, और रेडिएशंस के बाद होता है, ठीक है। तो इससे तो इनकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस भी सर्जरी है, रेडिएशन की वजह से हो रहा है, इसमें हम रेडियोएक्टिव आयोडीन जो है ना कोई उसको नहीं दे रहे होते, तो रेडिएशन के बाद होगा पोस्ट रेडिएशन हेड एंड नेक की कोई रेडिएशन हुई है, मेटास्टेसिस थ्रू द लिम्फ नोड्स है, जो है ना प्रोग्नोसिस इसकी जो है हमारे पास क्या है, अच्छी है, ठीक है। और हिस्टोलॉजी में क्या होता है, ऑर्फन एनी आई न्यूक्लाई होते हैं, ठीक है, जिसमें या इसको पॉपिंग आईज भी कह सकते हैं, या क्लियर न्यूक्लाई भी, और स्मोमा बॉडीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्प्रेड भी पूछ लेते हैं कैसा है, मेटास्टेसिस लिम्फेटिक है या वॉस्कुलर है, ठीक है। और इस मोस्ट कॉमन भी पूछ लेते हैं कौन सा ट्यूमर है, रेडिएशन के बाद कौन सा, मतलब इसके ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इनसे एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। फॉलिकुलर में कैसे होगी कि इसकी ब्लड से मेटास्टेसिस होगी, कैप्सूल को इन्वेड करके आगे जाएगा, ठीक है, यूनिफॉर्म फॉलिकल्स बनते हैं इसके अंदर,
और इसमें क्या होता है कि हमारे पास निम्फोवास्कुलर इन्वेजन इसमें ज्यादा हो रही है, ठीक है, वेसल्स को ये ज्यादा इन्वॉल्व कर रहा है। मेडुलरी कार्सिनोमा ये सी सेल्स ऑफ द थायराइड से आएगा, ठीक है, कैल्सिट्यूनिन प्रोड्यूस करता है ये। मैन टू ए और मैन टू बी के साथ एसोसिएटेड है, ये लाजमी एमसीक्यू आता है, बहुत बार रिपीट होता है इसकी मैन टू ए मैन टू बी के साथ एसोसिएशन। इसके ये ट्यूमर कहाँ से आ रहा है, पैराफोलिकुलर सी सेल से आ रहा है, ये रिलीज क्या करता है, इसका ट्यूमर मार्कर क्या है, कैल्सिटोनिन है, ये देख लेते हैं। एनाप्लास्टिक जो होता है वो ओल्डर पेशेंट्स में होता है, वेरी पुअर प्रोग्नोसिस है। यही बातें बार बार रिपीट होती हैं, आप ये इन पॉइंट से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ना देखें, ये आ भी गया हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था और मैंने कहा था ये टेबल आपने करना है अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाइपर और हाइपो का। तो ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आपने वहां से इसको रिपीट कर लेना है, ठीक है। इसके जो पॉइंट्स हैं उसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि देखें, मैंने आपको जैसे बताया था ना, हाई एफिनिटी ऑफ हाई एफिनिटी फॉर थायराइड रिसेप्टर जो है वो किसके लिए होती है, थायराइड रिसेप्टर्स की जो है ना एफिनिटी ट्राई आयोडोथायरोनिन के लिए ज्यादा होगी। फिर थायराइड हार्मोन को इनएक्टिवेट कौन सा करता है, डी आयोडिनेशन एक्टिवेट करती है, ठीक है। पेरिफेरल सिस्टम में लिवर में ना डी आयोडिनेशन होती है थायराइड की, जिसकी वजह से ये डीएक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, फिर 46 ईयर ओल्ड मैन है और उसको पाल्पिटेशन हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, उसका थायराइड प्लाज्मा जो है ना वो स्टिमुलेट कर रहा है, हार्मोन कंसंट्रेशन भी लो है, ठीक है। सॉरी, इसमें वो क्या कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा इन्होंने दरमियान में स्किप किया हुआ है, एक मिनट। अच्छा, ये 46 ईयर ओल्ड मैन है, पाल्पिटेशन है, स्वेटिंग है, थायराइड जो है हार्मोन कंसंट्रेशन उसकी लो है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि टीएसएच, उसकी टीएसएच जो है वो लो है, एंड इंक्रीज मार्केटली होती है जब हम उसको थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन देते हैं। क्या मतलब है, जब हमने ऊपर से उसको थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन दिया ना, उससे जाके पिट्यूटरी पैक किया और टीएसएच को बढ़ा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, वो कह रहे हैं हाइपरथायराइडिज्म ड्यू टू एन एब्नॉर्मेलिटी इन द हाइपोथैलेमस। तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि पेशेंट आया है हमारे पास, उसका ना पाल्पिटेशन है, स्वेटिंग है, ठीक है उसको, और जो है उसका टीएसएच जो है वो कम है, ठीक है। टीएसएच कम है ना, इसका मतलब ये है कि हमारे पास हाइपोथैलेमस में कोई मसला है, वहां से टीएसएच नहीं बन रहा। टीएसएच जो है ना जो T3 T4 है ना वो ज्यादा से ज्यादा रिलीज हो रहे हैं पीछे से, ठीक है। ऐसे ही होता है ना हाइपरथायरॉइडिज्म में, T3 T4 का रिलीज ज्यादा हो रहा होता है, और वो नेगेटिव फीडबैक जो है ना उन्होंने देना होता है ना टीएसएच को, नेगेटिव फीडबैक ही नहीं जा रहा। T3 T4 खुद ज्यादा है, थायराइड में तो मसला नहीं है, वो बना रहा है, लेकिन वो जो है ना उन्होंने जो नेगेटिव फीडबैक देना था ना टीएसएच के लेवल पे, वो उसके वो भी जा रहा है, वो भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ना जो है पीछे से टीआरएच जो है उसमें मसला था, टीआरएच देने के बाद टीएसएच बढ़ा, ठीक है। टीएसएच वैसे नहीं बढ़ पा रहा था कि वो जाके ना मतलब थायराइड देने वो टीआरएस देने के बाद जो है ना टीएसएच बढ़ा है, और फिर उसके बाद जो है ना मजीद जो है ना उसका साइज उसमें इंक्रीज हुआ है फंक्शनिंग में ना। तो बेसिकली यहाँ पे हाइपोथैलेमस में फंक्शन, मतलब अगर वो ये कह रहे हैं ना कि थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को अगर वो इन्वॉल्व कर रहे हैं कि उसको देने से जो है ना हमारे पास चेंजेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब है हाइपो मसला जो है हाइपोथैलेमस में है। कैसे हुआ कि उसका टीएसएच कम है, ठीक है, और वो इंक्रीज कब करता है, जब हम टीआरएच देते हैं, अदरवाइज वो कम है। तो इसका मतलब ये है कि हाइपोथैलेमस का कंट्रोल जो था ना उसमें कोई मसला था, जब हमने टीआरएच बाहर से हाइपोथैलेमस का हार्मोन दिया है तो टीएसएच जो है उसका लेवल बढ़ा है। ऐसे होगा, जब टीएसएच का लेवल बढ़ेगा तो उसके बाद क्या होगा, कोई एक लेवल तक ना मतलब उन्होंने क्या करना है कि T3 T4 को बढ़ाना है, और फिर उसके बाद नेगेटिव फीडबैक जब उसको आएगा तो उस पर वो स्टॉप करता है, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है इसका बेसिकली। Hypothyroidism due to thyroid gland disease is associated with the increased level of cortisol, ठीक है। फिर अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है ना, और तो उनमें कोर्टिसोल लेवल भी इन पेशेंट में ज्यादा मिल रहा होगा हाइपोथायरॉयडिज्म वालों में। ये मैंने इसकी सारी सिंथेसिस बताई थी कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है थायराइड हार्मोन सिंथेसिस में, और ये सारा आपने देख लेना है। टीएसएच डिक्रीज है, T3 ज्यादा है, डायग्नोसिस क्या होगी, हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिवली वो इतने ज्यादा होते हैं ना, उन्होंने सप्रेस किया था। T3 T4 ज्यादा होंगे ना, तो उन्होंने ना पीछे से सप्रेस किया होता है उसको, टीएसएच को। अब जैसे ऊपर वाला मैंने स्नैरिंग बताया था ना, उसमें अगर T3 T4 के साथ ना टीएसएच भी ज्यादा होता ना, तो वो शो करता है कि पिट्यूटरी लेवल पे कोई एडिनोमा है, कोई ट्यूमर है, जिसकी वजह से ना हमारे पास क्या हो रहा है कि T3 T4 ज्यादा हो रहा है, टीएसएच भी ऊपर से ज्यादा आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मसला क्या था कि हमारे पास हाइपोथैलेमस के लेवल पे था कि टीएसएच तो खुद तो कम है, लेकिन पीछे से हाइपोथैलेमस में मसला टीआरएच ज्यादा है, वो जाके एक्ट करता है टीएसएच को रिलीज करा के, फिर आगे से T3 T4 मजीद रिलीज करा रहा होता है।
वो कह रहे हैं हिपैटिक फेलियर में क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन डिक्रीज हो जाएंगी, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन भी डिक्रीज हो जाएगी, तो ओवरऑल थायराइड हार्मोन डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, बाउंडेड हार्मोन डिक्रीज होंगे, लेकिन फ्री तो वैसे ही चाह रहे हैं। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि टोटल थायराइड हार्मोन बढ़ जाएगा, लेकिन फ्री हार्मोन्स के लेवल नॉर्मल रहते हैं। ये डिफरेंस आपने लाजमी देख लेना कि हिपैटिक फेलियर और प्रेगनेंसी में ये कैसे आता है। ये बाकी इसके हार्मोन्स आपने देख लेने, विच फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन जो है ना वो कौन सी एक्टिव है, अनबाउंड फॉर्म है। ठीक है, टी फॉर इन द ब्लड मोस्टली बाइंड द प्लाज्मा प्रोटीन, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ जाके ये बाइंड करता है। ये सारी चीजें ना आपने अच्छे से देख लेनी है। अब ना हाइपरथायरॉयडिज्म है और हाइपोथायरॉयडिज्म है। ठीक है, ये सारा मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। ग्रेव डिजीज, थायराइड स्टोम जो है उसके उसकी ट्रीटमेंट भी बताई हुई है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने जो हाई हील टॉपिक है वहां से देख लेना है। ठीक है, ये मैंने बताया था कौन टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है ग्रेव डिजीज में। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज होती है हमारे पास हाइपरथायरॉयडिज्म की। टीएसआई, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह इसमें बढ़ी हुई है, थायराइड ग्रोथ इम्यूनोग्लोबुलिन्स बढ़ी हुई हैं। ठीक हो गया। एक्सोफ्थेल्मस आ रहा है, इसमें डर्मोपैथी हो रही है। थायराइड स्टोम के लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें टैकीकार्डिया, एजिटेशन, रेस्टलेसनेस, टैकीरिथमियास वगैरह होते हैं जो कि डेथ भी कॉज करा रहे होते हैं। ये सारा मैंने आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। अब इसमें यही है, सॉरी, वही सिंपल सिंपल एमसीक्यूज हैं। हर्शिमेटोथायरॉइडाइटिस में कौन सी एंटीबॉडी होती है, एंटी माइक्रोसोमल एंटी थायरोग्लोबुलिन, या फिर एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटी थायरॉइड थायरोपेरोक्सिडेज एंटीबॉडीज हैं। ठीक है, मल्टीनोड्यूलर गॉइटर में क्या होता है, मल्टी नोड्यूल्स है ना, तो टीएसएच का इंक्रीज फ्लक्चुएटिंग होगा। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज इस तरह से करके हो रहा है, इसलिए नोड्यूल्स होंगे ना वो मल्टीपल से बन रहे होंगे। अब वही हमारे पास कोर हाइपोथायराइडिज्म के साइन एंड सिम्टम्स खुद ही बता दिया, हाइपोथायराइडाइटिस से कौन सी एंटीबॉडी आएगी, वही बातें। फीटल ब्रेन ग्रोथ कौन करा रहा है, थायराइड हार्मोन करा रहा है। ऑटो इम्यून डिजीज है, टीएसआई बॉडीज है, क्या है, ग्रेव्स डिजीज है। वही सिंपल सिंपल आप जब ये एक बार ये टेबल्स कर लेंगे, जो मैंने हाई टॉपिक्स में इसके बारे में पढ़ाया हुआ था वो पढ़ लेंगे, उसके बाद अभी पॉइंट सॉल्व करेंगे, तो उसमें कुछ मुश्किल नहीं है, वही सारी बातें बताई हुई हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ऑप्थेल्मोपैथी जो होती है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है ना एसोसिएट करती है अगर ग्रेव्स हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट्स है ना उनमें विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी हो गई है, तो वो प्रेजेंट करेंगे विद द ऑप्थेल्मोपैथी भी। वैसे भी ऑप्थेल्मोपैथी इनमें डेवलप हो जाती है, लेकिन स्पेशली अगर जो विटामिन डी डेफिशिएंसी है अगर किसी में, तो उसमें तो लाजमी होगी। ठीक है, एक्सोप्थेल्मस वगैरह बन रहा है। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है कि थायराइड स्वेलिंग किस कहाँ मूव करी होती है, प्री ट्रेकियल फेशिया के लेवल पे। ठीक है, क्यूबॉइडल फॉलिकल्स होते हैं इसमें ना, जो हमारे पास थायराइड के सेल्स उनका जो स्ट्रक्चर है, ये सिंपल आपने देख लेना इनको। बिल्कुल सिंपल आप लोग कर लोगे। इसकी फिर ड्रग्स हैं, ड्रग्स में हम प्रेग्नेंट लेडी है तो उसमें मेथिमाजोल ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है, फिफ्थ मंथ के बाद फर्स्ट 3 मंथ्स में प्रोपाइल थायरोसिल देते हैं, क्योंकि मेथिमाजोल जो होती है ना वो टेट्रोजेनिक है। आफ्टर 3 मंथ जो है ना फिर हम प्रोपाइल थायरोसिल को स्टॉप करके मेथिमाजोल दे देते हैं, क्योंकि प्रोपाइल थायरोसिल जो है ना वो हिपैटोटॉक्सिसिटी कराती है। तो 5 मंथ्स के बाद मेथिमाजोल देनी है। अभी सारे एमसीक्यूज वही ड्रग ऑफ चॉइस के से रिलेटेड सारे आ रहे होंगे। ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर थायरोटॉक्सिकोसिस के साथ आई है, अब थर्ड ट्राइमेस्टर में है तो वही मेथिमाजोल हम देंगे, ऐसे ही है। वरना हम क्या पढ़ रहे होते हैं, वरना जो थायरोटॉक्सिकोसिस में आप लोग मेरा लेक्चर सुनेंगे, मैंने बताया था उसमें मेथिमाजोल का हम नहीं दे रहे होते, प्रोपाइल थायरोसिल दे रहे होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे रहे होते हैं, और मतलब ये मेडिसिन दे रहे हैं हम ना, लेकिन मेथिमाजोल नहीं दे रहे। ठीक है, ऐसी ड्रग्स दे रहे होते हैं जो कि पेरिफेरल एक्शन को जो है ना डिक्रीज करती है, पेरिफेरल कन्वर्जन को इनहिबिट करती हैं। तो यहाँ पे हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में, क्योंकि प्रोपाइल थायरोसिल जो है पहले भी, क्योंकि वो थायरोटॉक्सिकोसिस का अगर आएगी तो वो थायराइड की पेशेंट तो थी, प्रोपाइल थायरोसिल तो वो ले रही थी, तो हिपैटोटॉक्सिसिटी होने के चांसेस ज्यादा है। और वैसे भी थर्ड ट्राइमेस्टर में ना मतलब लीवर वो जो हमारे पास होता है ना हेल्प सिंड्रोम, वो डेवलप होने के चांसेस हैं, तो हमको हिपैटोटॉक्सिक ड्रग नहीं दे सकते, तो इसलिए मेथिमाजोल देंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोपाइल थायरोसिस थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को ये भी इनहिबिट करती है और उनकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्जन को भी इनहिबिट करती है। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है।
अब हमारे पास क्या होता है कि जो मेथिमाजोल होती है वो ट्रेटोजेनिक होती है, ठीक है। ये एमसीक्यू थोड़ा सा उन्होंने कंट्रोवर्शियल दिया हुआ है, इसको आप छोड़ भी दे तो खैर है। कहते कि इसमें मेथिमाजोल का ऑप्शन नहीं था, तो फिर प्रोपाइल थायोएसिल सेलेक्ट किया गया कि प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। अदरवाइज जो है ना, हमारे पास मेथिमाजोल ही प्लेसेंटा को क्रॉस कर रही होती है। थायराइड हार्मोन्स के लेवल इन प्रेगनेंसी में इंक्रीज क्यों होते हैं? क्योंकि टोटल बाइंडिंग ग्लोबुलिन ज्यादा होती है। ये आपको हेपेटिक फेलियर और प्रेगनेंसी वाला भी डिफरेंस बताया है, ठीक है। तो ये वही बात है। पेशेंट पफी स्किन के साथ है, होर्सनेस ऑफ वॉइस है, टीएसएच लो है, लेकिन ना टीआरएच एडमिनिस्टर किया है ना। टीएसएच लो था, लेकिन जैसे ही टीआरएच, वही वाली बात जो अभी हम पीछे डिस्कस करके आए हैं, टीआरएच दिया तो क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। डायग्नोसिस क्या होगी, हाइपोथायरॉयडिज्म उसको हुआ है विद ड्यू टू द प्राइमरी एब्नॉर्मेलिटी इन द हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये था वो एक्चुअल सिनेरियो कि हाइपोथैलेमस में एब्नॉर्मेलिटी की वजह से उसको जो है ना जो है हाइपोथायराइडिज्म हुआ था। हाइपोथैलेमस क्या कहता है, टीआरएच सिक्रीट करता है जो एंटी पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, ये मैंने बताया हुआ है। टीएसएच आएगा, वहां से वो थायराइड पैक करेगा, वहां से T3 T4 रिलीज होता है, ठीक है। फिर वो इनहिबिट करता है इन टर्न टीएसएच को एंटी पिट्यूटरी पे एक्ट करके। अब प्लाज्मा टीएसएच अगर डिक्रीज है तो इसका मतलब है देयर इज नो स्टिमुलस फॉर पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रीट टीएसएच, ठीक है। टीएसएच को डिक्रीज है यानी कि उसको ऊपर से स्टिमुलस नहीं मिल रहा, टीआरएस से स्टिमुलस नहीं आ रहा। स्टिमुलस जो है वो टीआरएच दे रहा है, ठीक है, हाइपोथैलेमस से एक्सक्रीट होके। तो प्रॉब्लम क्या है, हाइपोथैलेमस में आ रही है, ये देख लेना। अभी कुछ हार्मोन है, पीटीएच, विटामिन डी और कैल्सिटोनिन। पैराथायराइड हार्मोन है, इसने क्या करना है, पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, सीरम के अंदर कैल्शियम को बढ़ाता है और फॉस्फेट को कम करता है। ये देख लेना, डायरेक्टली किडनीज पे एक्ट करेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करा देगा। मतलब पैराथायराइड जो है ना, उसने ब्लड में कैल्शियम बढ़ाना है और फॉस्फेट कम करना है। विटामिन डी जो है वो फास्फेट और कैल्शियम दोनों बढ़ा रहा होता है ब्लड में, और कैल्सिटोनिन ब्लड में कैल्शियम को कम करता है। तो ये आपने ये जो है ना, इनको एक दफा रीड कर लेना, सिंपल से ये एमसीक्यूज हैं, ये आप कर लेंगे, ठीक है। तो इन हार्मोन का फंक्शन के हमने ना जो है पैराथायराइड हार्मोन जो है वो क्या कर रहा है। अच्छा, एक दो आपको दरमियान से देख भी लेते हैं हम। जैसे है हमारे पास के व्हाट मैनेज द लेवल ऑफ फॉस्फेट एंड कैल्शियम, पैराथायराइड हार्मोन मैनेज कर रहा होता है। प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म, पैराथायराइड का लेवल हमारे पास ना पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारे पास क्या होता है, एक तो एस्ट्रोजन डिक्रीज हो जाता है। एस्ट्रोजन जो है वो क्या करा रहा होता है, बोन की रिजॉर्प्शन हो रही है, ठीक है। बोन की रिजॉर्प्शन होगी तो प्रॉपर जो है ना विटामिन जो है ब्लड में ना हमारे पास क्या आएगा, वो कैल्शियम कम हो रहा है, ठीक है। कैल्शियम कम हो रहा है तो उसकी वजह से क्या, बोन्स जो है ना ब्लड से कैल्शियम लेने लग जाएंगे ना, तो उसकी वजह से क्या होगा कि कैल्शियम ब्लड में कम हुआ है तो कंपनसेटरी क्या होगा कि हाइपर पैराथायराइडिज्म आ रहा होता है इनमें, ठीक है, जो कि क्या करेगा, ब्लड में कैल्शियम को इंक्रीज कराएगा। इंटेस्टाइन से इनडायरेक्टली, इंटेस्टाइन से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कराता है, डायरेक्टली फ्रॉम द किडनीज कराता है। ये देख लेना है। कैल्सिटोनिन जो है वो क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को कम करता है। इसको पेजेट डिजीज में भी देते हैं क्योंकि ये बोन के अंदर डाल रहा है कैल्शियम को। पेजेट डिजीज में बोन्स वीक हो रही हैं तो वहां पे कैल्शियम चाहिए, तो ये इधर देगा। सप्लाई ऑफ द ब्लड टू द पैराथायराइड इज फ्रॉम सुपीरियर एंड इंफीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने देख लेनी है। अब है हमारे पास इंक्रीज पैराथायराइड हार्मोन बट हाइपोकैल्सीमिया। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा है लेकिन फिर भी हाइपोकैल्सीमिया, तो काज क्या होगी, रीनल फेलियर। ये देखने कि रीनल फेलियर है, किडनी से एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा कैल्शियम। पैराथायराइड ज्यादा भी है, फिर भी वो किडनी का फेलियर है, वहां से एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा। जब वहां से एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या होगा, जो है हाइपोकैल्सीमिया रहेगा। ये बात इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वो प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म में ये होगा कि पैराथायराइड का या तो एडिनोमा है या उसका कार्सिनोमा है। थायराइड जो है वो ज्यादा से ज्यादा, पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा है। वो रिलीज होगा तो उसका क्या काम है, उसका सीरम में कैल्शियम बढ़ाना है और फॉस्फेट कम करना है। ऐसे ही होगा तो कैल्शियम बहुत ज्यादा अगर हुआ है तो वो पेनफुल बोन्स में जाके डेपोजिट होगा, बोन पेन करा रहा होगा, ठीक है। रीनल स्टोन्स कराता है कैल्शियम, करा रहा होगा कॉन्स्टिपेशन, कराता है कैल्शियम, ठीक है। एब्डोमिनल ग्रोन, साइकिक नोज, ये सारा कुछ आ रहा होगा। ओस्टाइटिस फाइब्रोसिस सिस्टिक का ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, प्राइमरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म में मिलता होता है। ये देखिए, सेकेंडरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म में क्रॉनिक रीनल डेफिशिएंसी, रीनल फेलियर या फिर विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, इस वजह से ये आ रहा होता है।
इसमें क्या होगा कि हमारे पास इसमें भी वही है कि पीटीएस ज्यादा होगा, लेकिन साथ में ना क्या है कि रीनल फेलियर है ना, फिर भी हाइपोकैल्सीमिया ही होगा, फॉस्फेट भी ज्यादा ही होगा क्योंकि किडनी तो काम ही नहीं कर रही। टर्सरी वाला ये है कि हमारे पास ये जो हमारे पास हाइपोपैराथायरॉयडिज्म सेकेंडरी वाला ही है ना, वो अब डिफेक्टरी बन गया, ऑटोनोमस, अब वो ज्यादा से ज्यादा रिलीज किए जा रहा है हार्मोन ना। और ये तब होगा जब क्रॉनिक रीनल फेलियर प्रोलॉन्ग्ड हो जाए। तो ये डिफरेंस है सेकेंडरी और, अच्छा, सेकेंडरी और टर्शरी में, जब हमारे पास क्रॉनिक फेलियर चले जा रहा है और ना सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म प्रोलॉन्ग्ड हो गया है, ठीक है, अब वो खुद ब खुद रिलीज करने लग जाए, वो सब कुछ ज्यादा है, पैराथायरॉयड खुद भी ज्यादा है, जो है ना कैल्शियम भी अब ज्यादा ज्यादा आने लग जाएगा क्योंकि एक इंक्रीज अमाउंट में रिलीज हो रहा है ना, और साथ में फॉस्फेट भी आ रहा होगा। तो सेकेंडरी में कैल्शियम कम होता है। अब यही बात है कि हाइपोकैल्सीमिया अगर मिल रहा हो और लेकिन पैराथायराइड का लेवल ज्यादा, तो ये सेकेंडरी हाइपोपैराथायराइडिज्म है, और ये रीनल फेलियर वालों में होगा। ये डिफरेंस आपने देखना है। टर्शरी में फिर तीनों ज्यादा होते हैं। क्रॉनिक रीनल फेलियर है, पेशेंट डाइड हो गया, ठीक है, कौन सा ग्लैंड बस हाइपरट्रोफाइड होगा, पैराथायराइड। क्रॉनिक रीनल फेलियर में वाले पेशेंट में हमें कौन सा ग्लैंड हाइपरट्रोफाइड मिलेगा, पैराथायरॉइड, ऐसे ही है, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म आ रहा होगा। अच्छा, हाँ, स्पीड जो है ना, लास्ट टॉपिक से मैंने इसलिए इंक्रीज की है क्योंकि मैं ये चीजें पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। आप एक बार ना मेरा हाई यील्ड टॉपिक्स वाला वो देख लें, एंडो का हाई यील्ड वाला लेक्चर सुन लीजिएगा, उसके बाद ये स्पीड ज्यादा नहीं लगेगी, ठीक है। क्योंकि अब ये भी देखें ना कि ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे एक ही लेक्चर में डिस्कस करने हैं, या तो फिर जो है ना मैं इनमें से कुछ स्पेसिफिक पढ़ाऊं या उनको डिटेल में पढ़ाऊं, वो उससे बेहतर ये है कि मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि इसमें से ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये है कि बेसिकली ज्यादा आपने ना याद इनको खुद करना है, क्योंकि जो हमारे अपने प्रॉपर जो सेशन है जिसमें हम प्रॉपर टाइम दे के 3 महीने की प्रिपरेशन करा रहे होते हैं, उसमें तो फिर अब डिटेल में चल रहे होते हैं ना, उसमें अगर मैं एंडोग्राफी पॉइंट्स कराऊंगी ना, तो वो कम से कम भी 3 दिन में कराऊंगी और एक एक चीज को मेंशन करा के। तो फिर वो ये डिफरेंस है। तो इसलिए लेकिन इंशाल्लाह आप लोग जब वो हाई हील पॉइंट्स वाला लेक्चर सुन लेंगे ना, उसमें मैंने सारा डिटेल में चीजों को पढ़ाया हुआ है, अब मैं एक तरह से उसकी एक रिवीजन करा रही हूँ, इसके पॉइंट्स एमसीक्यूज डिस्कस करा के। तो वो सुनने के बाद आप जब ये सुनेंगे तो आपको ये इजी लगेगा, ठीक है, तो ये इसकी स्पीड ज्यादा नहीं लगेगी। हाँ, ये जस्ट रिवीजन के लिए इसीलिए दिया हुआ है कि ना, आप लोग जो है रिवीजन के लिए है, ये कोई मैं मतलब फर्स्ट टाइम पढ़ाने के लिए या कोई डिटेल में कराने के लिए नहीं है, जैसे आपको ओवरव्यू देना है, ऐसा तो फिर नहीं हो पाएगा ना कि ओवरव्यू एक लेक्चर एक जो चैप्टर है तो मैं 4-5 घंटे लग जाएंगे अगर मैं उसको इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ाने बैठूंगी ना। तो आप लोग इस चीज को समझें, ये रिवीजन के लिए और आपने खुद करने की, आपके खुद करने के लिए है। हमने जैसे आपको एक किक देनी है कि अच्छा ऐसे पढ़ना है और ये पढ़ना है और इस तरह करके पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब ये जो है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी हाइपोपैराथायराइडिज्म जो है ना, इसको हमने देख लिया है। अब इसमें आगे फिर हर इसके जो एमसीक्यूज हैं वो देख लेंगे। क्रोनिक रीनल फेलियर है, पेशेंट डाइड हो गया, ठीक है, उसको रीनल फेलियर था और पेशेंट डेड मिला है। तो अगर इसमें ऐसा क्या हो सकता है कि रीनल फेलियर के बाद डेथ हुई है, तो कौन सा ग्लैंड हाइपरट्रोफाइड हमें मिल सकता है। तो पैराथायरॉयड अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि क्रोनिक रीनल फेलियर वालों में सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म के चांसेस हैं, ठीक है। पेशेंट का नक में ऐसा, उसकी सर्जरी हुई है, मतलब थायराइडेक्टमी हुई है, और अब वो हाइपोकैल्सीमिया के साथ प्रेजेंट करेगी ना, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ना थायराइडेक्टमी के साथ में, पैराथायराइड ग्लैंड भी अगर रिमूव हो जाए ना, तो फिर बाद में उसको हाइपोकैल्सीमिया के साथ वो प्रेजेंट कर रहा होता है। ये क्या होता है कि ये पोस्ट सर्जिकल हाइपोपैराथायराइडिज्म हो जाता है। क्या चीज जो है वो ब्लड में फॉस्फेट एंड कैल्शियम के लेवल को मैनेज करती है, पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड का एक्शन क्या करता है, वो हमारे पास एडिनाइलेट साइक्लेज को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब रीनल फेलियर पेशेंट्स है, उनको लंबर पेन है, रीनल स्टोन्स हैं, वही हाइपोपैराथायरिज्म की वो हिस्ट्री दे रहे हैं, ठीक है। और ये भी वही डायबिटिक पेशेंट है, पेन इन हैंड्स है, जॉइंट एबनॉर्मलिटीज भी है, सीरम भी उसका बढ़ा हुआ है, सीरम कैल्शियम बढ़ा हुआ है, फॉस्फेट कम हुआ हुआ है, वही हाइपरपैराथायरिज्म है। टर्शरी है जो कि रीनल फेलियर की वजह से हो रहा है। फेनकोनी सिंड्रोम जो है, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स जो है उसमें डिवेलप हो रहा होता है। फेनकोनी सिंड्रोम जो है ना, ये आप रीनल में डिटेल में देखोगे, ठीक है। बेसिकली रीनल ट्यूबुलर डिफेक्ट आ रहा होता है, इसमें रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो रही होती है, ये आप वहाँ डिटेल में पढ़ोगे इसको।
पार्शियल थायराइडेक्टमी करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड को सेव करने के लिए, पोस्टीरियर थायराइड स्पेयर तक पैराथायराइड ग्लैंड को हम सेव कर सकें। थायराइडेक्टमी के 10 दिन बाद हमें फॉस्फेट ज्यादा और कैल्शियम कम मिल रहा है, तो ये टेटनी के सिम्टम्स हैं, ये सारा देख लेना। अच्छा, हाइपोथैलेमस क्या करता है? इनहिबिट करता है कौन से हार्मोन को? प्रोलैक्टिन को। हाइपोथैलेमस इनहिबिट्स द फॉलोइंग हार्मोन, हार्मोन एडीएच एंड वेजो। अच्छा, ये ना इन्होंने स्टेटमेंट ही कर दिया, हाइपोथैलेमस इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। इसको एक स्किप करें। एडीएच एंड वेजोप्रेसिन कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं हमारे पास? हाइपोथैलेमस से। ये है, यहाँ पे होना चाहिए था डोपामिन, डोपामिन इनहिबिट कर रहा होता है प्रोलैक्टिन को, ठीक है। एडीएच एंड वेजोप्रेसिन ओरिजिनेट करते हैं हमारे पास हाइपोथैलेमस से, जाके स्टोर होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, फिर वहां से आगे रिलीज होते हैं। अब ये भी मैंने आप लोगों को बात पढ़ाई हुई है टॉपिक में पीछे। हाइपोफिजियल स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं जो रिसीव करते हैं सिग्नल फ्रॉम द हाइपोथैलेमस वेयर द हाइपोफिजियल पोर्टल? तो ये एडिनो हाइपोफिसिस है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास ना हाइपोफिजियल पोर्टल से एडिनो हाइपोफिसिस सिग्नल ले रहा होता है, न्यूरोफाइसिन्स होती हैं उनसे हमारे पास वो ले रहे होते हैं, न्यूरो हाइपोफिसिस जो है ना हार्मोन रिसीव कर रहे होते हैं। ये चीज देख लेनी है। न्यूरो हाइपोफिजियल हार्मोन एक्सिस का जो हार्मोन है वो कौन है? ऑक्सीटोसिन है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है ना इन्वॉल्व इन लेबर वाया ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ये विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस फीडबैक फॉर ओव्यूलेशन? तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ये करा रहा होता है हमारे पास हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस। फिर 30 ईयर ओल्ड वुमेन है, उसका इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना उसको सर्जिकली रिमूव कर दिया था ट्यूमर की वजह से, विदाउट हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी विच ऑफ द फॉलोइंग अगर पोस्ट सर्जरी? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना वो नहीं आएंगे, मेंसेस जो है वो एब्सेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एनटीए पिट्यूटरी तो सारा कुछ दे रहा था, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन दे रहा था वहां से, एलएच एफएसएच, फिर आगे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वगैरह की सिंथेसिस हो रही थी और वो साइकिल सारा चल रहा था। तो हार्मोन अगर हम नहीं देंगे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी तो क्या होगा कि एब्सेंस ऑफ मेंसेस हो गया जब एनटीए पिट्यूटरी रिमूव हुआ है तो। विच हार्मोन ऑफ द एनटीए पिट्यूटरी इज अंडर डायरेक्ट इनहिबिटरी कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस? तो प्रोलैक्टिन। ऐसा हाइपोथैलेमस के इनहिबिटरी कंट्रोल में है, डायरेक्ट इनहिबिटरी कंट्रोल में, ठीक है। डोपामिन यानी कि एक्ट करके प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करेगा, तो यानी कि हाइपोथैलेमस इसकी सिक्रीशंस को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। यहाँ से आएगा प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है, वो फिर एक्ट करा के या डोपामिन आएगा, वो जाके एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा। मतलब वो स्टेटमेंट थोड़ी अजीब करके दी हुई थी ना, मतलब एमसीक्यूज में से इन्होंने चंक्स निकाले होते हैं कि हाइपोथैलेमस इनहिबिट कर, डायरेक्टली तो इनहिबिट नहीं कर रहा। ये हार्मोन यहाँ से अगर डोपामिन आता है या प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है, वो क्या करेगा आके एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा और वहां से प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा। ये चीज देख लेनी है। अच्छा, अब अ पेशेंट डिवेल्प कर रही है कि ग्रोथ हार्मोन जो है ना, साइंस सिम्टम्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन एक्सेस, द टाइप ऑफ सेल मोस्ट लाइकली। तो अच्छा, इसमें जो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन वाले होते हैं ना, ये इनमें ईओसिनोफिल ज्यादा मिलेंगे आगे ना, इनकी स्टेनिंग जो होती है ना, बेसोफिलिक स्टेनिंग होती है, ईओसिनोफिल्स जो है ना इनमें ज्यादा आ रहे होते हैं ग्रोथ हार्मोन वालों में, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन का अगर एक्सेस हो तो ये देख लेना, ये एमसीक्यू पॉइंट है। अब देखो ना, बेसोफिलिक स्टेन भी नहीं पूछे, डायरेक्ट ये पूछते हैं कि कौन से सेल ज्यादा हैं, तो ईओसिनोफिल्स यही बेसोफिलिक स्टेन कराते हैं। फर्स्ट स्टेज जहाँ पे एंडो स्टार्ट हो रही है ना, उसके बिल्कुल सेकंड पेज पे ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है, इनका एंटी पिट्यूटरी के सेल्स का, उनकी स्टेनिंग का। टायरोसिन डेरिवेटिव डजंट इंक्लूड, प्रोलैक्टिन जो है वो टायरोसिन से डेरिवेटिव का डेरिवेटिव नहीं है, लेकिन डोपामिन, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन और थायराइड है। हीट इंटॉलरेंस एक्सोथर्मस का पेशेंट है, वेट लॉस है उसको सारा कुछ ना, ये किस वजह से ये सिम्टम्स आते हैं? टायरोसिन की वजह से। सीरोटोनिन का प्रिकर्सर क्या है? ट्रिप्टोफैन है, ठीक है। मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटोसिस कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? बोन मैरो में आ रही है। ये देख लें, बोन मैरो के अंदर क्या हो रहा है हमारे पास? प्रिकर्सर मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटोसिस हो रही होती है, जो हमारे पास मोनोन्यूक्लियर सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स वगैरह। अच्छा, इंसुलिन क्या करती है? पोटेशियम की सेल के अंदर एंट्री कर रही है, ठीक हो गया, ये आपने इसमें देख लेना है। साथ में क्या करती है कि लाइपोजेनेसिस करती है, हमने पढ़ा था ना, इंसुलिन जो है ना टायरोसिन काइनेज के थ्रू एक्ट करती है, मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस करा रही होती है, तो मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस को स्टिमुलेट करेगी फॉर लाइपोजेनेसिस। फिर इसमें आप लोग देख लेंगे कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म आल्सो नोन एज वेरियस साइकिल इज सीन इन चाइल्ड बर्थ, ठीक है। वो कह रहे हैं कि पॉजिटिव फीडबैक आपको किस में नजर आ रहा है? चाइल्ड बर्थ वाले में, कि जितनी ज्यादा स्टिमुलेशन ज्यादा होगी उतनी कॉन्ट्रेक्शन, जितनी कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा होंगी उतना ही डिलीवरी की तरफ वो आगे जा रहा है ना।
तो अब जैसे इसमें ये होता है कि ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शंस होंगी, कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ेंगी, ऑक्सीटोसिन फर्दर रिलीज होगा, तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक है, ठीक है। ब्लड फ्लो द किडनी, उसको कैसे, किडनी की तरफ ब्लड फ्लो जो है वो रेगुलेट होता है बाय द ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक। ये एक डिटेल थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। इस पे ये होता है कि मतलब हमारे पास ना ग्लोमेरुलस को अगर ब्लड कम मिल रहा है, स्कीमिया और उसकी तरफ जो है ना ट्यूब्यूल्स वगैरह की तरफ से ना ब्लड की का फ्लो जो है कम आ रहा है, उसके नतीजे में क्या होता है कि हमारे पास फीडबैक आता है जस्ट ग्लोमेरुलर सेल्स के थ्रू। वो रेनिन को सिक्रीट करते हैं, उससे मजीद क्या होगा, एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होगा, वो वाटर की एब्जॉर्प्शन कराएगा ताकि ब्लड जो है ना ब्लड को इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस है, बीपी नॉन रिकॉर्डेबल है, पल्स स्टडी है, नेगेटिव फीडबैक है एओर्टिक एंड कैरोटिड के लिए। ये किस वजह से हो रहा है कि आर्टेरियल कार्बन डाइऑक्साइड का अगर प्रेशर ज्यादा हो तो, ठीक है। आर्टरीज में ना कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा है तो वो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, अनकॉन्शियस है। और मतलब बेसिकली ना यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कैरोटिड एंड उसमें ना एओर्टिक में नेगेटिव फीडबैक चल रहा है। यहाँ पे अगर हम फीडबैक्स को देखें, अब ये जो है ये प्रॉपर जो ये फिजियोलॉजी है ना, ये जो आर्टेरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की, ये सीवीएस में अच्छी दी हुई है कैरोटिड एओर्टिक बॉडीज के साथ। वहां से इसको आपको इसकी डिटेल में समझ आएगी, ठीक है। ये इस तरह से देख लेना है। अब ना प्रोग्रेशन डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन की जो डेवलपमेंट है वो नेगेटिव फीडबैक है। किडनी में दो ही फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं, या मायोजेनिक या फिर ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर होता है। ये आपने देख लेना है। एट प्यूबर्टी टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, लेरेंजियल कार्टिलेज की थिकनिंग करा रहा होता है। यंग गर्ल रिप्रोडक्शन के लिए रेडी है तो मिनार्की का साइन शो होगा सबसे पहला। फर्स्ट साइन में हमारे पास क्या आता है, ब्रेस्ट बर्ड अपीयरेंस आती है, ये देख लेना है, ठीक है। और प्यूबर्टी जो है वो उसमें हमारे पास गोनाडोट्रोफिन की प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही होती है। अगर वो टाइम से पहले हमारे पास ना, अगर जो हमारे पास ना ऑप्टिक याज को कंप्रेसिंग कोई ट्यूमर है, ठीक है, तो वो प्रीकेशियस प्यूबर्टी कराएगा कि टाइम से पहले मिनार्की स्टार्ट हो जाए। स्पर्म्स की आपने देख लेनी है कि क्या है, नंबर ऑफ स्पर्म्स कितने होते हैं, उनका लाइफ स्पैन क्या है, ये इसमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। स्पर्मियोजेनेसिस का कैसे हो रही है, ये सारा ना रिप्रोडक्शन का बेसिकली पार्ट है। जब रिप्रोडक्शन थोड़ी डिटेल में करेंगे ना तो ये स्पर्मियोजेनेसिस, ये भी टॉपिक अभी आप लोगों से लग जाता है तो ठीक है, नहीं भी रहता तो आप स्किप कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन से जब स्पर्मियोजेनेसिस और फीमेल साइकिल वगैरह वाली चीजें डिटेल में पढ़ेंगे ना, फिर ये चीजें थोड़ी करना आसान हो जाएंगी। बाकी जो मैंने ना टॉपिक्स कराए हुए हैं ऑलरेडी, हाई हील टॉपिक्स, वो सुनने के बाद आप इसको कीजिएगा तो ये जल्दी इंशाल्लाह आपको पॉइंट्स याद हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर यही है कि आप लोग या तो अपना फीडबैक देना। लेक्चर तो जिस तरह से स्केड्यूल है ना, उसमें एक ही लेक्चर होना है। अगर मैंने आपको रेफी पॉइंट्स कराने हैं ना जो भी मेरे स्केड्यूल में मेरे हिस्से में आ रहे हैं, तो उसमें फिर आप ना या तो डिसाइड एक ग्रुप में ना एक दिन पहले डिसाइड कर लिया करें कि हमने ना मतलब सबने मिलकर ये 4-5 टॉपिक्स हैं, जैसे इनको करना है, इनको आप आराम से और डिटेल में पढ़ाएं, मैं वो पढ़ा दूंगी अगर वैसा चाहेंगे तो। अगर सारे पॉइंट इसी तरह से जैसे मैंने आप स्पीडली डिस्कस कराए हैं ऐसे डिस्कस कराना चाहते हैं तो ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के, फिर आप लोगों के ऊपर है, जिस तरह से मैक्सिमम मेजोरिटी जैसे कहेंगे उस तरह से हम कर लेंगे। बाकी मजीद कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ लें। मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग बता दें। ओके, अल्लाह हाफिज। यस श्योर, हाँ आप एंडो के जो है ना इसके वाले एमसीक्यूज डिस्कस करें ग्रुप में, इस तरह से आपकी रिवीजन अच्छी हो जाएगी।